So with this spirit, I kept working on. मैंने टेक्नो में काम किया, पाकिस्तान कसम मैंने बलूचिस्तान में टॉप किया. इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने ऑल पाकिस्तान टॉपर मैं रहा हूँ सीनियर ऑडिटर की एग्जाम्स में. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुझे 2 मरतबा अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. पिछले 3-4 सालों में 3-4 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मुझे मिली है. ये अलग बात है, मैं मौका किसी का फ़ायदा नहीं उठा सका. ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि चूंकि हम बलूचिस्तान में हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं. हम ये सोचते हैं कि चूंकि हम बलूचिस्तान में हमारे पास मौके नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, यहाँ पे सिफारिश है, यहाँ पे रिश्वत है. आपको ये बात बताने का मकसद कि पिछले 2014 से लेकर 2017 तक 30 सालों में सिर्फ मुझे 6 के करीब गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई हैं. ये बात बताने का मकसद खुदा न ख्वास्ता अपनी तारीफ नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि अगर एक बंदा 6 मौके हासिल कर सकता है तो 6 बंदे एक मौका भी हासिल कर सकते हैं. इट इज जस्ट कि आपको वो सही डायरेक्शन चाहिए, वो सही स्किल्स चाहिए, वो सही कुल्हाड़ा चाहिए जिससे आपने अपने मामलात को डील करना है. राइट. तो आज का जो सेशन होगा हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या रास्ता हो, कौन सी गलतियां हैं जो ना की जाए. क्योंकि अक्लमंद इंसान जो होता है चले वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन उससे जो ज्यादा अक्लमंद होता है वो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है. सो थ्रू आउट माई लाइफ मेरे पास कोई ऐसा एकेडमिक काउंसलिंग नहीं थी, किसी एकेडमीज में मैंने सच नहीं पढ़ा, मैं किसी एकेडमी में नहीं गया जी फिलानी एग्जाम की तैयारी करवानी है. आज मैं खुद एकेडमी बना के मैं तैयारी करवा रहा होता हूँ. हाउ डिड आई लर्न? मैंने गलतियां की. मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैंने उन गलतियों से कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ वो गलतियां मैं आपको बता दूं, मैं गलतियां आपको सिखा दूं और उसके थ्रू हम काम कर सकें. बात यह है, आपकी कामयाबी इस बात में है कि आप अपने आप को इतना आउटशाइन कर दें कंपटीशन से कि आपका कोई सानी ना हो. इसके लिए मैं बार बार एक टर्म यूज करता हूं विच इज कॉल्ड करियर ब्रांडिंग. अपनी करियर ब्रांडिंग करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें. लेकिन ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, ये करियर ब्रांडिंग क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं. सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा जस्ट टू नो योर ओपिनियन. करियर क्या होता है? ये क्या बना है करियर? आपके ख्याल में करियर किसे कहते हैं? सबको पता है, सब करियर काउंसलिंग के लिए आए ना, करियर ब्रांडिंग के लिए आए. यहाँ पर करियर क्या है? गोल ऑफ लाइफ. गोल ऑफ लाइफ, ठीक है, बिल्कुल सही. और व्हाट यू वांट टू डू, अर्निंग के लिए. आप अर्निंग के लिए जो जरिया, जो एक्टिविटी आप अपनाते हैं, जो चूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? करियर कहते हैं. और कोई जवाब आया था यहाँ से? सर व्हाट यू वांट टू डू मींस आप क्या करना चाहते हैं. आप क्या करना चाहते हैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. आप जो भी कर रहे हैं, जो रास्ता आपने चुना है वो आपका करियर है. सो बेसिकली आपकी जिंदगी में कमाना तो सबने है, उसके लिए हर कोई रास्ता कोई ना कोई चुनता है. कोई चोर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई उस्ताद बन जाता है, कोई जुगाड़ी बन जाता है. हर किसी का अपना रास्ता है. आपने जो रास्ता चुना दैट इज योर करियर. इसके बाद चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं. ब्रांड क्या होता है? ब्रांड के नाम सुने आपने? कपड़ों से लेकर मक्खन तक हर चीज ब्रांड है. बट ब्रांड क्या है? कोई फेमस है, कोई ऐसी चीज जो मशहूर है, कोई ऐसी चीज जो आपको यूनिक बनाती है, मुनफरिद बनाती है. रेडी पे आपको 100 तरह के बिस्किट खुले मिलते हैं डबल रोड के पास. आप वो बिस्किट खरीदने के बजाय आप चाहते हैं लूक का, बेकरी का, किसी और का बिस्किट खरीदते हैं. खुली दुकानों में आपको ये तरह तरह का कपड़ा मिलता है, लेकिन जब किसी को गिफ्ट देना या कोई शादी का मौका हो तो आप निशात को चूज करते हैं. ये क्या है? ये ब्रांड है. एक ब्रांड एक ऐसा नाम होता है, आसान लफ्जों में, जिसको अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं होती, लोग उसको हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं. यही मामला क्या मैं और आप अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं कि क्या सारी उम्र हम फोटोकॉपियां करवाते रहें, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहें और उम्मीद करते रहें कि शायद कहीं से कोई मौका मिल जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बजाय इसके कि हम नौकरियों के पीछे भागें, नौकरी हमारे पीछे भागे? बजाय इसके कि हम कामयाबी के पीछे भागे, हम किसी ऐसे प्रोसेस को फॉलो करने लगे कि कामयाबी उस चीज के नतीजे में खुद ब खुद एज अ रिजल्ट वाकया होने लगे. दिस इज व्हाट करियर ब्रांडिंग इज. अपने आप को जाती तौर पर इतना मुनफरिद, इतना स्ट्रॉन्ग बना देना कि आपको मौकों के पीछे ना भागने पड़े, मौके आपके लिए क्रिएट होने लगे. और ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब आप एक चीज के लिए मेहनत करने लगते हो तो आपको मौके नहीं ढूंढने पड़ते, मौके आपको ढूंढ लेते हैं. एक वक्त था मैं शादियों पे बड़ा मजाक उड़ाता था, शादीशुदा लोगों का बड़े लतीफे मैं सेंड करता था. तो somebody once asked me कि आपको ये लतीफे मिल कहां से जाते हैं, आप कहां से ढूंढते हैं? मैं कहा मैं लतीफों को नहीं ढूंढता, ये लतीफे मुझे ढूंढ लेते हैं.
आप एक मकाम पे ऐसे आ जाते हो जहां पे आपको मौके ढूंढने की जरूरत नहीं होती, मौके आपको ढूंढते हैं, बट उसका एक वक्त होता है। अब आ जाए करियर ब्रांडिंग के हवाले से थोड़ी और बात करते हैं। एक बात तो हमें समझ आ गई है कि हमारा गोल क्या है, वो बनना कि मौकों को हमारी तलाश हो, वो बनना कि लोग पूछे कि यार मुझे एक ऐसी चीज, ऐसा बंदा, ऐसा स्किल चाहिए। कोई बंदा है नजर में और सबकी नजर पे, सबकी जुबान पे जलील का नाम हो, रिजवान का नाम। अब ये कैसे होता है? ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मुख्तलिफ होना, एक भीड़ से, एक रेवट से अलग होना। मसला यह है कि हम सब की जो जॉब पिचिंग होती है, जब हम किसी के पास जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो हमारी वो पिच क्या है, हमारे वो अल्फाज क्या है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम उससे रोजगार की तलब कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे रोजाना की सतह पर मैसेज आ रहे होते हैं, लिटरली। पहले तो सिर्फ कोयटा से आते थे, अब मैं देख रहा हूँ बाकायदा पेशावर से मुझे मैसेज आए। मैसेज क्या है? सर मेरे एक वालिद हैं, एक वालिदा है, 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, मैं घर का वाहिद सपूत हूँ, मुझे रोजगार की जरूरत है, प्लीज मुझे नौकरी दिला दो। मैं कहा सॉरी यार, आई एम नॉट फ्रॉम पिंडी एंड आई एम नॉट फ्रॉम पेशावर। कोयटा का भी होता तो मैं क्या कह सकता था, क्या कर सकता था। तो इसे अच्छा आप ढूंढ के देंगे। इफ दिस इज हाउ यू लुकिंग फॉर जॉब, ये गलतियां मैंने भी की हैं, आपने भी की, हम सब ने भी की है। लेकिन एक बात बताओ, हमदर्दी की बुनियाद पे सॉरी टू से खैरात तो मिल सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता। आपका अपना दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको लगा भी देगा ना, तो जब आप किसी काम के अहल नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। बेरोजगारी की हालत में तो अक्सर हम घर वालों पे बोझ बन जाते हैं, दोस्त यार तो दूर की बात। सो बात यह है कि दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सीकिंग जॉब। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, बड़ी मजे की, यूएसए की है, पाकिस्तान में हालात उससे बहुत ज्यादा खराब है। रिसर्च ये कहती है कि एक एवरेज रोजगार जो ग्रेजुएट होता है, उसको नौकरी हासिल करने के लिए कम से कम 6 इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। आम हालात में जब 17 इंटरव्यूज, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। अब आ जाते हैं जरा पाकिस्तान के हालात पर। हम पाकिस्तान का तो, अमेरिका का जो डिप्रेशन है ना, वो पाकिस्तान के अच्छे हालात के बराबर है। तो 17 इंटरव्यूज के बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर आती है, उससे भी आगे चलिए। सीवीज कितनी जगह जमा करवानी पड़ती है जब एक इंटरव्यू की कॉल आती है? हाँ जलील, बहुत सारी जगह, कम से कम 5-6 जगहों पे सीवियां जमा करवाओगे तो जाके एक जगह से कॉल आएगी। तो मल्टीप्लाई दिस 17 into 5, 85, 85 जगहों पे इंटरव्यू सीवी जमा करवाई, तो जाके 17 जगहों से कॉल आई, और तो जाकर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में क्या होता है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ब्रिजिंग कर रहा हूं। लड़का एमकॉम एमबीए चाहिए, अच्छा जी। अकाउंटेंट चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो, अच्छा जी। टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक है, अच्छा। छुट्टी हफ्ते में सिर्फ एक इतवार के दिन है, वो भी जब हम चाहें हम बुला के वापस कैंसिल करवा दें। ये रियलिटी है, आप सब देख चुके होंगे। तनख्वाह कितनी देंगे आप इतने तालीम याफ्ता, इतने काबिल, इतने मेहनती इंसान को? 20-22 हजार, इससे ज्यादा हमारा बजट नहीं है। 22 हजार के ऊपर। अगर वो हफ्ते में मुसलसल 30 दिन काम करता है और 8 घंटे की नौकरी करता है, नौकरी 8 घंटे से ज्यादा होगी, लेकिन 8 घंटे लगा देते, पता है कितना मिलता है उसको? दिन का 800, जिसको 24,000 मिल रहा है, घंटे का 100 रुपया। वो 100 रुपया जो घंटे का एक एमकॉम एमबीए बीएससी को दे रहा है, उस 100 रुपये से बहुत ज्यादा एक नाई, एक मोची और कोई और इंसान कमा रहा होगा। मैं पेशों के हवाले से नहीं कह रहा कि पेशे खुदा न खासा हो रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी डिग्री कहां गई थी, आपकी मेहनत कहां गई थी। तो भाई मेरे, अगर चाहते हो कि इन तमाम ख्वाहियों से बचो तो ब्रांड बनो, ठीक है। कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी ने कभी कोई चीज बेची हो, तो ये चीज अगर आपको खुद 100 रुपए की पड़ी है तो चलने मारने वाले आ जाते हैं। कितने की है? बाजी 100 की है, साथ वाला तो 30 की दे रहे हैं। हाँ भाई, हमेशा आपसे खरीदते 50 का लगा रहे नहीं, और कुछ नहीं भाई, स्टूडेंट रुपीस कर दे। हमारी सारी एनर्जीज फोकस हो जाती है सिर्फ अपना ड्यू राइट की 5 या 10 रुपए कमाने में। इसके लिए हमें फिर वो 100 वाली चीज को 200 का बताना पड़ता है, ख्वाहियां करनी पड़ती है, अजीब मुश्किल।
आप में से कभी किसी ने किसी ब्रांड में जाकर मैकडॉनल्ड्स में जाके कहा है कि बर्गर इतना महंगा क्यों है, 500 क्यों है, 499 कर दें, 490 कर दें, 10 रुपए कम करवा सके हो आज तक किसी ब्रांड से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो खुली सड़कों पे खुली चीजें मिल रही है, जिनमें मक्खियां भुनभुना रही हैं, ये ब्रांड नहीं है, ये कमोडिटीज है, ये हर्ड है, ये भीड़ है, रेवड़ है। वो जिसके पास आप खुद चल के आ रहे हो, वो ब्रांड है। ये जो रेवड़ है ना, ये खुद आपके पास आता है कि मुझसे ये खरीद लो। ब्रांड के पास आप जाते हो कि मुझे आपकी चीज खरीदनी है। अब ये करियर ब्रांडिंग होती कैसे? किसी भी बड़ी कंपनी को आप देखो, कोई टेलीकॉम की कंपनी है, कोई है, इनमें से कितने लोग ये आपसे अपील करते हैं कि मैं पाकिस्तान की कंपनी हूँ, बाकी सारे तो गैर मुल्की हैं, बराए मेहरबानी मुझसे खरीद लें, वगैरह वगैरह। नोबडी सीज दैट। कितने कंपनीज अपने पैकेजेस को बेचने के लिए इमोशनल अपील पे जाती हैं? खरीदते हो इमोशनल अपील पे कोई चीज? इमोशनल अपील पे आप चीज खरीद सकते हैं। जब एक छोटा सा मासूम सा बच्चा आता है ना और कहता है खुदा के लिए ये पेन खरीद लें, तो आपको उस पेन की जरूरत नहीं भी होती है, तो आप 10 रुपए का पेन खरीद लेते हैं। लेकिन दैट्स अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। आपको इस तरह कोई गरीब बंदा आके कहे मुझे टीवी खरीद लें जो 20,000 का, 25,000 का, ये कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल खरीद लें, लगाओगे उसके ऊपर 25,000 रुपए। हमारी हमदर्दी की भी एक लिमिट होती है। हमदर्दी काम आती है, आप किसी से अपील कर सकते हो कि प्लीज मेरे लिए जॉब ढूंढ दें, लेकिन ये अपील एक हद तक काम आती है। ये 25,000 की नौकरी के लिए काम नहीं आएगी, ये 50,000 की जॉब के लिए काम नहीं आएगी। अब मसला क्या है? रोजगार के मौके लिमिटेड है, भीड़ लगी। आप गुजरते होंगे सेक्रेटेरिएट से, आप खुद भी लाइंस में लगे होंगे, भीड़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भीड़ में अगर एक भी बंदा थोड़ा सा शाइन कर जाए, तो इस अंधेरे में वो चमकती हुई चीज सबसे ज्यादा रोशन दिखेगी। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन, दिस प्रोग्राम, कि आप वो जो कोयला है उसमें हीरे की तरह आप चमके। करियर ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग इसी चीज का नाम है। अब ये करियर ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग होती कैसे? वापस आते हैं, मैंने आपको रिसर्च बताई थी, कितने इंटरव्यूज के बाद आपकी जॉब लगती है? 70। इन द डिप्रेशन नॉर्मल हालात में तकरीबन 6। और कितनी जगह सीवी जमा करवानी पड़ती है? 5। ये बताएं कि जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सीवी, क्या उस डॉक्यूमेंट में इतनी ताकत है कि उस डॉक्यूमेंट को देखकर कोई कहे यार क्या बनना मिला है, इससे तो मिलना चाहिए। बाहर की दुनिया में जब एक बंदा कारोबार की दुनिया में आता है, अपना स्टार्टअप खोलता है, तो स्टार्टअप क्या है? सिंपली एक आइडिया है जिसको उसने इंप्लीमेंट करके थोड़ा सा दिखा दी कि ये काम चल सकता है। उस कारोबार को एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट किसके पास है? बड़े बड़े सेठों के पास है, वॉरेन बुफे के पास है, बिल गेट्स के पास है। उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके साथ मुलाकात का एक सेशन रखा जाता है। उस मुलाकात में उनको 2 मिनट की एलिवेटर पिच दिखाई जाती है। एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो होटल की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, तो ये ट्रैवल 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है ना। इस 1 से 1.5 मिनट में अगर आपकी बिल गेट्स से मुलाकात हो जाए, जेफ बेजोस से मुलाकात हो जाए, किसी बड़े इंसान से मुलाकात हो जाए, 1.5 मिनट में उसको अपने कारोबार के बारे में वो क्या तफसीलात दोगे कि वो आपसे मुतासिर होकर कहे कि आपसे मिलना है। कारोबार के हवाले से एलिवेटर पिच होती है। यही एलिवेटर पिच हमें अपने बारे में भी सोचनी है। सबसे पहला स्टेप, आज जाएं अपने आप से सवाल करें। सबसे मुश्किल चीज यही है कि कहना बड़ा 1 से 1.5 मिनट में उसको अपने बारे में क्या कहोगे। यही चीज आपका तारुफ है। ये इंटरव्यू का पहला सवाल है जो आपसे किया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मैं आपको बताता हूं कि एक भीड़ में रहने वाला बंदा और एक ब्रांड अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है। एनीवन फ्रॉम दिस साइड, जो फर्ज करें कि मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं आपको कहता हूं कि जी अपना ताल्लुक करना है, कोई अगर वॉलंटियरली कराना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। एनीवन, इंटरव्यू हो रहा है, प्लीज रिलैक्स। मेरा नाम सलील है और मैं पेशे से एक प्रोग्रामर हूँ और मैं BS इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें से मैंने 62 वीडियो
होगी घंटे घंटे वाली, और बस यही। राइट, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। अब यकीन करें, मैं जिस तरह के इंटरव्यूज ले चुका हूँ उसमें मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम, हम इतने बहन भाई, मैंने यहाँ से एमकॉम किया। बस हमजा हंस रहे, हमजा अभी रिसेंटली उस फेज से गुजरे, ठीक है, थे भी के दोस्त। द थिंग इज कि आपका इंट्रोडक्शन, आपकी एलिवेटर पिच था, आपका इंट्रोडक्शन वो मौका था। रिसर्च ये कहती है कि पहले चंद मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू डिसाइड करे, बेशक वो आधा घंटा इंटरव्यू ले रहा है, फैसला उसने पहले ही 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कर लिया था कि इस बंदे को रखना है या निकालना। पहले चंद मिनट में फैसला हो जाता है। वो पहले चंद मिनट में जो आपका तारुफ था उसको आपने ठीक से डील नहीं किया। अब ये इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता? मैं अगर प्रोग्रामर की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं तो मैं शायद अपना तारुफ यूं करवाऊं कि सर मेरा नाम केनान आसिफ है, प्रोग्रामिंग में पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूं और 6 सालों में मैंने 12 हॉस्पिटल्स, 3 इदारों और 4 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं जिन्होंने उनके वर्किंग आवर्स को 30% रिड्यूस करके उनके सैलरी एक्सपेंसेस को 50% से भी कम कर दिए। दिस कैन बी वन ऑफ द पेज एग्जांपल देखो, दिस कैन इंप्रेस पीपल, वाओ यार, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो पहली बात करियर ब्रांडिंग में क्या आती है, आपकी एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच कहां से आती है? खुद को जानने से आती है। खुद को कैसे जानना है? अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में इतना बड़ा मजमून लिखना है, उस मजमून में से हर फालतू बात निकालनी है, एक पैराग्राफ ऐसा निकालना है जिसको जब आप पढ़ो तो आपको खुद पे फख्र हो कि वाह यार क्या बात है। नहीं होता, हम स्किल, अगर कंप्यूटर हमें आता है तो हमारे अंदर स्किल्स हैं, वरना हमारे अंदर नहीं। हो सकता है कि जब आपके घर के खानदान के बड़े लोग लड़ते हो ना तो तस्वीर आप करवाते हो। कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त आपस में लड़ते होंगे और सिर्फ आप ही होंगे जो उनकी सुलह करवा सकते हो और आपके अलावा किसी की बात नहीं होगी। इसको हम स्ट्रेंथ के तौर पर नहीं लेते, इसको हम खूबी के तौर पर नहीं लेते, ये बहुत बड़ी खूबी। अब हो सकता है आप में से अक्सर लोग सोच रहे हैं यार ये तो मेरे अंदर भी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दिस कैन बी योर स्ट्रेंथ, अपने आप को थोड़ा सा जज करना और उसके बाद फिर अब आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आज के बाद? एक ब्रांड की एक टैग लाइन होती है ना, एक पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो जब आप एक ब्रांड बनना चाहते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास कुछ चीज तो होना जिसको आप कहो कि ये चीज सामने रखनी है। एक मोबाइल फोन कंपनी कहती है ना मैं तेज तरीन 4G ऑफर करता हूं, उसको पता ही नहीं है कि वो 4G ऑफर करता है, तेज तरीन ऑफर करता है, तो कैसे बताएगा? यू नीड टू नो कि आपके अंदर क्या स्किल, क्या सलाहियत है, आप कौन सी सर्विस बेहतर ऑफर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सीवी, आपका डॉक्यूमेंट। इसमें मैं बड़ा रोता हूं, यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है सिर्फ 25 मिनट की है, वो जाके देखें जिसमें मैंने सीवी राइटिंग के ऊपर काम करना सिखाया है। और ये सीवी भी वो है जो अब तब्दील हो गई है। आई मीन टू से कि उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे उस पर भी एक नई वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर आप सिर्फ उस वीडियो को देखें, यू विल रियलाइज कि हम कितनी गलतियां करते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं, आपके पास सिर्फ 1000 फुट जगह है, आप कहते हैं यार घर बनाना है तो चलो एक काम करते हैं, इतनी सी जगह पे कमरा बना लेते हैं, इतना बड़ा वॉशरूम, मुझे वॉशरूम बड़ा पसंद है। अक्लमंदाना फैसला है। हाँ, आपकी सीवी, एक पेज की सीवी, एक पेज का स्पेस था, फालतू चीजें आपने उसमें लिख दी, इतनी लिख दी कि आपकी स्ट्रेंथ बताने का जो मौका था वो गुम हो गया। कितने लोगों ने अपनी सीवी में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है आज तक? चलिए थोड़ा सर्वे करते हैं। अच्छा चलिए पहले आ जाते हैं, कितने लोगों ने सीवी बनाई, कितने लोगों ने सीवी नहीं बनाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, नौकरी के लिए जब भी अप्लाई करेंगे सीवी मांगेंगे। कल मेरे साथ हुआ, किसी खातून ने कहा सर ये मैं अपनी सीवी भिजवा दें। सर सीवी तो बनाई नहीं है। मैं तो बनाना सीख रहे, यू विल डू इट देन यू विल लर्न इट। वरना आप क्या चाह रहे हैं? कितने लोगों ने, अब जिन्होंने सीवी बनाई है, कितने लोगों ने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है सीवी पे? कितने लोगों ने बताया है कि वो सिंगल है या मैरिड है? कितने लोगों ने बताया है उनका लोकल डोमिसाइल किस शहर का है?
ये सारी वो फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर एम्प्लॉयर फैसला नहीं करता कि आपको रखना है नहीं रखना। चलिए, कितने लोगों ने लिखा है अपना नाम मोहम्मद अली और नीचे लिखा है जेंडर मेल? ओह थैंक यू, आपने बता दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहम्मद अली नाम का कोई मेल भी हो सकता है। मैं तो समझता था ये फीमेल का नाम है। सोच में समझ आ रही है बात? कैसे अपनी सीवी के अंदर उस एक पेज को हमने फालतू इंफॉर्मेशन से भर के निकाल दिया। क्या क्या काम की बात आ सकती थी? सवाल पैदा होते, काम की बात क्या क्या आ सकती थी? काम की कोई बात होगी तो आएगी, लेकिन काम की बातें हैं और उसमें हमें पता नहीं। हमें सब पता है। आज आप बैठो ना अपने भाई के साथ और दोस्त के साथ और दोस्त कहे यार मेरी खूबियां बता, मेरी खामियां बता, तो उसकी जात के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से आप घुस जाएंगे कि वो खुद हैरान हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता। आपसे कहे अच्छा अपने बारे में कुछ बताएं तो आपको समझ नहीं आएगा, बोलूंगी। सबसे कम हम अपने बारे में बोलते, सबसे कम हमने अपने बारे में लिखा है। तो सर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अपने आप को फिर वही बात जानना है। फिर जब आपने अपने आप को जान लिया है तो आपने अपने आप को एक डॉक्यूमेंट पर, एक सीवी पर उतारना। छोटी सी मिसाल है, उरूज की प्रोफाइल है, हालांकि ये बहुत चेंज हो गई है। तो शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, आरजेएफएम 101, सीईओ उड़ान पाकिस्तान, और थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है। हर 15 दिन के बाद इनको ब्लड लगता है, हर 15 दिन के बाद इनका ब्लड चेंज होता है, ये अपने ब्लड पे सर्वाइव ही नहीं करती है। हर रोज आप देखिए तो पता चलता है जी इंजेक्शन खाया हुआ है पेट में, अपने खुद लगा रही है, ठीक है। She faces the challenges with perseverance and finds opportunities and adversities. कितना खूबसूरत जुमला है कि चैलेंजेस को फेस करके ये अपनी हिम्मत बढ़ाती है, और जहां लोगों को मुसीबत नजर आती है इनको मौका नजर आता है। एडवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले लोग, दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ लाइफ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ होता होगा कि जिंदगी में कोई मुश्किल आ गई तो रोने धोने डाले हो जाएगा, नहीं कोई हल होगा, इसमें भी कोई वो क्लाउड में कोई सिल्वर लाइनिंग होगी, इसमें भी कोई खुदा की मसलियत होगी, इसका भी कोई फायदा उठाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कोरोना में जब लोगों के कारोबार बंद हो गए तो अपने कारोबार को 4 चांद लगा दिए। दिस कैन बी एन एग्जांपल। She believes in respecting cultural diversity and non-discrimination for any race or gender, and undertaken several initiatives वगैरह 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 कि उन्होंने आज तक ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। This can be an elevator pitch. आप इनको नहीं जानते थे, ये एक पैराग्राफ पढ़ के आपको पता लग गया कि क्या कमाल की बंदी है। ये कमाल तो आप में भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात है चैलेंजेस को आगे खुद को बहुत वो कर लेना, उससे लड़ना, स्ट्रॉन्ग करना। आप सब ने शायद उनसे भी बड़े चैलेंजेस देखे हो। लिखते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो, कैश क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जब आप कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो अक्सर जगहों पे लिखा होता है मैं ऐसा बनना चाहिए जो चैलेंजेस को फेस कर सके, स्ट्रेस को फेस कर सके। आप जिन हालात में पले बढ़े हो शायद आपसे ज्यादा स्ट्रेस तो किसी ने देखा ही नहीं है, ऐसा ही है। सो स्टार्ट राइटिंग दैट। अब आपकी सीवी मैं नहीं बता सकता उसमें क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूं उसमें क्या नहीं होना चाहिए। आपका जेंडर नहीं होना चाहिए, और कोई आपकी जेंडर देखकर आपको नौकरी पे रखना है तो मेरे ख्याल में उस नौकरी पे नहीं जाए। आपका मैरिटल स्टेटस नहीं होना चाहिए। क्या ये जरूरी है कि एक शादीशुदा बंदे को ही बेइज्जती सहने की आदत हो इसलिए वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन सके? हाँ, कवारे भी बेइज्जती सह सकते हैं ना, तो क्या लिखने की जरूरत है? शादी कार्ड नंबर क्यों देते? लोकल डोमिसाइल, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो जहां लोकल डोमिसाइल का कोटा है, कोई क्यों लिख रहे हो? तो वो जो पूरी प्रोफाइल होती है, इवन वालिद का नाम होता है, ये सारी चीजें इसको छोड़ें। आपकी अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सीवी में बड़ा बड़ा लिखा होता है। सीवी किस किस ने लिखा है? गलत है, जगह जाया की आपने, उसको नहीं पता था ये सीवी है, अच्छा वो आपने बता दिया, बड़ी मेहरबानी। तो जगह खाली करनी है। अब जब ये जगह खाली होगी तो इधर एक बेहतर नक्शे पे एक बड़ा कमरा, एक अच्छा कमरा, एक ड्राइंग रूम, एक लॉन्ड्री, इस तरह की चीजें जरूरी बन सकेंगी। अब सीवी में आ जाते हैं, तालीमी मामले पे आते हैं। कितने लोगों ने अपनी सीवी में अपनी तालीम लिखी है और पहले लिखा है मैट्रिक, फिर एफए, फिर बीए, फिर एमए। पहले मैट्रिक से स्टार्ट किया, सबसे गलत हरकत। सीवी में सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, योर मास्टर्स, देन योर बैचलर्स, देन एफएससी, देन मैट्रिक। कितने लोगों ने सीवी में सेकंड या थर्ड डिवीजन अपनी मेंशन कर दी है, या 50% मार्क्स से लिखा है, मार्क्स इतने परसेंट, बड़े फखर से बताते हैं ओए 50% मार्क्स, थर्ड डिवीजन। बेटा
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जब आप पेपर पे कुछ लिख रहे हो ना, मुझे कुछ खार आती है स्टूडेंट से जो ब्लैंको का यूज करते हैं पेपर में। क्या है, डू वी हैव मार्कर? चलिए आप फर्स्ट के लिए कागज है, मैंने इसमें कुछ लिखा, लफ्ज गलत हो गया, अब मैं इसको मिटाऊं, बड़ा बड़ा मिटाऊं, इसमें ब्लैंको फेरूं, तो मैंने तो कवर बना दी उस लफ्ज के ऊपर जिसको मैंने मिटाना था। जो लफ्ज मैं छुपाना चाह रहा था कि मेरे टीचर को ना दिखे, मैंने उसको और हाईलाइट कर दिया। कभी कभार हम गलतियां छुपाने के लिए उससे बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, हम अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलते हैं। इस तरह कुछ चीजें होती है छुपाने लायक, उन पे पर्दा डालने का तरीका ये होता है कि आप उसमें बात ही ना करो। आप खुद आके बता रहे हो मेरा मैट्रिक में 2nd डिवीजन था, आप तो एम्प्लॉयर को मौका दे रहे हो कि हाँ 2nd डिवीजन था, पकड़ो इसे, जरा जलील करो इसको, दबाओ, 2nd डिवीजन क्यों था बताओ ही मत। हाँ आपने क्या किया, कब किया, इसके दौरान आपने कमाल क्या किया। हो सकता है जलील जैसे मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन अ सेंस कि ये हमारा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट से ज्यादा मैं इस बच्चे की रिस्पेक्ट करता हूं जो यहाँ सामने बैठा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अपने सारे क्लास फेलोज को, जो इसका ग्रुप था, उसको पास कराने में, उसको पढ़ाने में उसका किरदार था। इसने पढ़ाया था, इसने सिखाया था। अब एज अ टीचर मैं इस चीज को आज भी एक्नॉलेज करता हूं, यार एक लड़का ऐसा भी था। आप अपनी सीवी में, एकेडमिक्स में आप ये चीज सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये कारनामा किया है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने अपनी सीवी में एजुकेशन को मेंशन किया, एजुकेशन में आपकी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। क्या, कौन सी डिग्री है, कब की, कौन से इदारे से हासिल की, और कोई उसमें डिस्टिंक्शन है तो वो लिख दें। मेरी डिग्री में मैंने सारी फर्स्ट डिविजन मेंशन है मेरी सीवी में, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिविजन थी। जहां फर्स्ट डिविजन नहीं थी मैंने उन पर ग्रो किया। मुझे एमफिल के दौरान लैपटॉप मिला था, मैंने वो भी लिखा है। मुझे 60,000 का वजीफा मिला था, मैंने वो भी लिखा है। आपको भी मिला होगा। वेयर इज दैट? आपको लगा होगा ये किसी कमाल की बात नहीं है, तो सबको मिलता है, किसी और को नहीं पता ना कमाल है या नहीं है। आप लिखेंगे तो पता चलेगा। आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। सीवी में एक बहुत बड़ा मसला आता है जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो क्या होता है, मैंने यहां से यहां, आप खुद जरा सोचिए अपनी सीरीज को। वर्ड एज कंप्यूटर ऑपरेटर इन कोयटा ग्रामर स्कूल फॉर 6 months, कुछ भी नहीं। लग रहा होता है इस बंदे ने काम किया ही नहीं है, इसलिए इसको अपने काम के बारे में पता ही नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे आपने क्या किया, सर्वेयर के तौर पे आपने क्या किया, क्या किया? वेयर इज दैट? आपकी सीवी आपका ब्रोशर है यार। जैसे यूफोन का, जैज का कोई नया पैकेज आता है तो ब्रोशर आपको बना के भेजा जाता है। योर सीवी इज योर ब्रोशर। ब्रोशर में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आपको बताना है कि आपने कहां काम किया, इस दौरान क्या कमाल किया। अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं, आप में से शायद किसी ने की हो, किसी ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन सीवी में लिख दी होगी कि एज अकाउंटेंट मैंने ये किया, या एज टीचर में ये काम करता था, एज कोऑर्डिनेटर में ये काम करता था। लिखा है किसी ने? दिस इज अगेन वेरी रॉन्ग। जॉब डिस्क्रिप्शन, अब मैं आपको बताता हूं, मेरी सीवी में आपको मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। मैं लेक्चर यूनिवर्सिटी बलुचिस्तान में, तो मैं उसको बता के अपना पेज जाया करूं? मैं तो पढ़ाता हूं, मैं सुबह 9 बजे जाता हूं, 12 बजे क्लास से निकलता हूं, अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं, नोट्स चेक करता हूं, असाइनमेंट चेक करता हूं, रिपोर्ट चेक करता हूं, हाजिरी लगाता हूं, कोऑर्डिनेटरशिप करता हूं, फिलाना करता हूं। कमाल की बात कौन सी बताई मैंने इसमें आपको कि हर टीचर करता है, हर लेक्चरर करता है। ब्रांडिंग क्या मैंने बताई थी बात, ब्रांडिंग का मतलब है खुद को मुख्तलिफ करना। अब वो बंदा, मतलब मेरे जैसे 520 से ज्यादा लेक्चरर्स हैं यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में। हर बंदा आता है, क्लास लेता है, नोट्स चेक करता है, असाइनमेंट चेक करता है, क्विज चेक करता है, हाजिरी जमा करवाता है, चला जाता है। मैं कैसे मुख्तलिफ हूं? तो मेरी सीवी में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि मैं, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन। इसकी मिसाल क्या है, मैंने एज अ लेक्चरर फिलाना कोर्स जो है वो करवाया है, मैंने एज अ लेक्चरर फिलाना करियर काउंसलिंग का सेशन करवाया है, मैंने एज अ लेक्चरर फिलाना अवार्ड जीता है। आप समझ रहे मेरी बात? आई वुड लाइक टू शेयर माई सीवी विद यू जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल। मेरी टेन्योर की जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी नहीं लिखा कि मैं क्या करता हूं, बस नाम से पता चल रहा है कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर, ठीक है।
नीचे डिटेल में क्या है, फिलाना अवार्ड जीता, फिलाना कैश अवार्ड जीता, फिलाना मुझे सर्टिफिकेट मिला, इस चीज में मैं पाकिस्तान में नंबर 1 आया, इस चीज में बलूचिस्तान में नंबर 1 आया। कोई फालतू बात नहीं है कि हम वहां पे कस्टमर को यूं डील करते थे, कस्टमर के मसले हल करते थे, ये सबको पता है। तो भाई अपनी सीवी में फालतू बात जो अंडरस्टूड है उसको लिखने के बजाय वो चीजें लिखो जो कमाल की चीजें हो, जो आपको फायदा दे, जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हैं मिसाल के तौर पर, सब ने एमबीए किया। अब सबका ताल्लुक अगर ये है कि सर मेरा नाम ये है, मैंने फिलाने इदारे से एमबीए किया है, आपका नाम ठीक है जो भी है, आपने एमबीए किया, सबने किया, पूरी लाइन ने किया। सर मेरा एमकॉम में 3 सीजीपीए था, एमबीए में 3 सीजीपीए था, सबका है। सर मैंने कंप्यूटर का डीआईटी भी किया है, सबने किया, किसने नहीं किया? आप कहां मुख्तलिफ, आप कैसे मुख्तलिफ? दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। हमेशा अपने आप को कंपेयर करो उस भीड़ के साथ, उस रेवड़ के साथ जिसके साथ आपका मुकाबला है, और सोचो एमकॉम तो इसने भी किया, एमबीए तो इसने भी किया, एमफिल या पीएचडी तो इसने भी किया, कंप्यूटर का कोर्स तो इसने भी किया, लैंग्वेज का कोर्स तो इसने भी किया, तो मैं इससे बेहतर कैसे? मैं अक्सर इंटरव्यूज में एक सवाल करता हूं, मैं कहता हूं बच्चे मुझे बताओ व्हाई शुड आई हायर यू। मतलब इस पूरी रो में इतनी बड़ी तादाद में 50 लोग यहां बैठे होंगे, इन 50 में आप ही का इंतखाब क्यों किया जाए? आप यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे जवाब एक दूर का भी नहीं मिलता, कोशिश भी नहीं होती, बस सर आप देख लें आपको बेहतर कर। लिटरली मुझे ये जवाब मिला है, हमजा को याद होगा कि सर इंटरव्यू आप ले रही है तो आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं आपको हायर क्यों करूं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप में ऐसा क्या है जो बाकी नहीं है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। तो करियर ब्रांडिंग में पहली चीज है अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना, अपनी एलिवेटर पिच बनाना, 60 सेकंड का ऐसा मवाद इकट्ठा करना अपने बारे में जिसको सुनकर मैं मुतासिर हो जाऊं, मैं कहूं यार इस बंदे से जब इसको नौकरी नहीं करता इससे बिल तो लेना चाहिए। मैं फिल्म की एडवर्टाइजमेंट देखकर, ट्रेलर देखकर फिल्म देखने का फैसला करूंगा ना, तो आपसे 1 मिनट की उस मुलाकात में फैसला करूंगा कि आपसे 1 घंटे की मीटिंग करनी है या नहीं। 1 घंटे की मीटिंग में बेशक ना काम हो जाओ, उस 1 मिनट की मीटिंग में तो कचरा समझ के फिल्टर आउट ना हो जाओ ना कि यार छोड़ दो जाने दो। एटलीस्ट इतनी कामयाबी तो हासिल करो कि 1 मिनट मिल के वो कहें चलो यार इसको इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट बुलाना। तो मेक योर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, फिर अपने मार्केटिंग मटेरियल पे काम करें। आपका मार्केटिंग मटेरियल अच्छा होगा तो 5 सीरीज जमा करवाने के बाद एक इंटरव्यू की कॉल आएगी। अभी तक तो हम वहां पहुंचे नहीं कि सिक्योर कैसे करना है, अभी तो सारी बात यह कि इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। और प्लीज ये कबीर बिल्डिंग जाकर, यहां जाकर, वहां जाकर किसी को 150 रुपए देकर ये मत करें कि सीवी बना दे, वो आपको कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दो, किसी और की तैयार सीवी पे एंट्री करके भेज दिया। कितने लोगों ने जैज सुपर 4G के पैकेज के अंदर U4 का नाम एडिट करके देखा है कि U4 ने अपना नाम लिख दिया, रेट चेंज कर दिया, हेल्पलाइन का नंबर चेंज कर लिया और कहा बस हमारा भी नया पैकेज आ गया। होता है ऐसे, अलग कलर, अलग अल्फाज, अलग ब्रांडिंग। आपकी सीवी इस तरह क्यों नहीं होती? आखिर क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान के 22 करोड़ नौजवानों में से या 22 करोड़ लोगों में से 21 करोड़ लोगों की सीवी पर एक ही जुमला लिखा है करियर ऑब्जेक्टिव है, जो शायद आप लोगों ने भी लिखा हो, टू सर्व इन अ रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन enrich my skills and make most of my skills in order to flourish my organization and blah blah blah। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है पूरी कौम का। ऑब्जेक्टिव की जरूरत क्या है? करियर समरी लिखो, करियर गोल लिखो, दिस इज व्हाट वर्क्स। पूरी कौम ने बस एक ऑब्जेक्टिव उठा लिया, क्यों? क्योंकि एक सीवी उठा ली है, उस एक सीवी को हम एडिट कर रहे हैं और सबका करियर ऑब्जेक्टिव वही है। और मैं एज एम्प्लॉयर, मैं चूंकि ब्रिजिंग करता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि यार एक बंदा अपने 2 जुमलों का करियर ऑब्जेक्टिव भी खुद नहीं लिख सकता, जिसको खुद नहीं पता उसने क्या करना है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेरे दायरे को कहां लेके जाए। तो अपील्स की बेस पर, इखलाकी मदद की बेस पर, गुर्बत की बेस पर नौकरी मांगना छोड़ दें। गुर्बत, जरूरत,
मदद की बेस पे खैरात मिलती है, नौकरी नहीं मिलती। बी समवन जिसको लोग ढूंढेंगे, यार आप आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू कम प्लीज, बी दैट। चलें, सीवी आपकी जबरदस्त तरीके से बन गई है, आपको पता लग गया है कि आपने क्या क्या करना है, आपने अपने कोर्सेज लिस्ट कर दिए हैं और उन कोर्सेज को इन्वेस्ट करने के बाद आप इंटरव्यू में आ गए। अब इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू के बाद क्या करना है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब एक ब्रांड क्या करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, कोशिश ये करो कि एक बात समझ लें, जिस इदारे में काम करने जा रहे हैं उस इदारे को पढ़े जरूर। जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में ही नहीं पता तो क्या फायदा। बहुत ऐसे लोग देखे, बहुत ऐसे बच्चे देखे जिनको पता ही नहीं करना क्या, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जरूरी नहीं है कि आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, ये तो होगा ही होगा। मुझसे 100 जगहों पर इंटरव्यू हुआ है कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें मैंने 100 कहानियां गढ़ी हैं, लेकिन मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं आगे बात करूंगा। दिस रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स। अब चलिए जी, डॉक्यूमेंट्स रेडी, सीवी रेडी, सर्टिफिकेट्स रेडी, यूर अप्लाइंग के तरीके। नौकरी में मैंने माजरत के साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को देखा जिनको जब कहो ना कि यार जॉब क्यों नहीं करते, कहते मिलती नहीं, नौकरियां मिलती नहीं आजकल के दौर में, ढूंढनी पड़ती है। लिटरली जानता हूं, नौकरी नहीं मिलती, बीए कर लिया, एमए कर लिया, नौकरी नहीं मिलती। बेटा आपको नौकरी मिलती नहीं है, आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। ये बताएं आपने ढूंढी कितनी है। अब वो कहता है ढूंढता तो हूं, मिलती ही नहीं है, आती ही नहीं है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो फॉर एग्जाम्पल जॉबलेस थे, इस दौरान उनको एक अपॉर्चुनिटी का पता लगा, किसी ने कहा 12 तारीख लास्ट डेट है और 12 तारीख मिस हो गई। हुई किसी की डेडलाइन मिस अप्लाई करने की? किस किस की हुई है, ऑनेस्टली बताएं। तुम्हें नौकरी की जरूरत, रोजगार की जरूरत, तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे घर में इज्जत और तुम्हें दाल कितनी बार डाल के दी जाएगी, ये सारी चीजें तुम्हारी नौकरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है और तुम नौकरी की डेडलाइन मिस कर गए। क्यों? बहुत जरूरी काम होगा तब। देखिए बेरोजगार बंदा क्या जरूरी काम कर रहा था? प्रायोरिटी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था। मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 सालों में मुझे 2 से 3 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का मौका मिला या एडमिशंस का। उसके पीछे जो अप्रोच थी वो सिंपली ये थी कि मेरे पास इतनी बड़ी एक्सेल की शीट है, उस एक्सेल शीट में मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखता था, मैं ये लिखता था कि इनको जीआरई का स्कोर क्या चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी लास्ट डेट क्या है, इनको मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, इनकी वेबसाइट क्या है। और इस सारी चीजों को देखकर, इस तमाम चीजों को अरेंज करके मेरी कोशिश ये होती थी कि मुझसे एक डेडलाइन मिस ना हो। आप लोग अपने दिमाग में छोड़ देते, अच्छा 12 तारीख लास्ट डेट, अभी तो बड़ा टाइम है। व्हाई डू यू डू दैट? तो भाई भीड़ क्या करती है, उसको कोई नौकरी पता लगती है तो कहती है अच्छा अप्लाई करूंगा। ब्रांड क्या करता है, वो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करता है, इधर 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 अप्लाई करना है। भीड़ क्या करती है, वो फेसबुक यूज करती है, वो हर इंसान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, विल यू बी माई फ्रेंड कहती है, उसका सारा दिन फेसबुक पे पोस्ट ये है कि इमरान खान ने ये कर लिया, नवाज शरीफ ने ये कर लिया, फिलाने ने ये कर लिया, फिलाने ने ये कर लिया, फिलाने हम फिलाने के शेर हैं या फिलाने ऐसे हैं। ये भीड़ है। ब्रांड क्या करता है, वो फेसबुक से ज्यादा लिंक्डइन को यूज करता है। इस दौर में जहां पे आप कह रहे हैं ना कि नौकरियां नहीं है, मेरा एक दोस्त है, अली जानता है, अली नाम है उसका, हमजा जानता है। ही टोल्ड मी वंस कि मेरे हफ्ते में कम से कम 3 इंटरव्यूज होते हैं। वो ऑलरेडी माशाल्लाह 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा होगा, 2.5-3 लाख। हफ्ते में 3 इंटरव्यूज दे रहा है। कहां से दे रहा है यार? नौकरियां तो नहीं है भाईजान। नौकरियां ऐसा नहीं होगा यार, हफीज ने कहा था नौकरी और चोली मिला के रख दी, ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप फेसबुक पे कितने हो और आप लिंक्डइन पे कितने हो।
माजरत के साथ अगर आप फेसबुक पे ज्यादा टाइम लगाते हैं एज कंपेयर टू लिंक्डइन, एज कंपेयर टू rosie.pk, एज कंपेयर टू एनी अदर वेबसाइट, आप करना ही नहीं चाह रहे नौकरी, आप रोजगार के मामले में सीरियस ही नहीं है। समझ आ रही है बात? तो स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। आज के बाद जब फेसबुक पर किसी पेज पे जाओ जहां पे नौकरियों की लिस्ट हो, तो उस नौकरी को देखकर सिर्फ मोबाइल में सेव नहीं करना गैलरी में, एक्सेल की डायरी बनाओ, लिस्ट बनाओ, कुछ करो और उसके ऊपर उस चीज को लिखकर उसकी डेडलाइंस लिखना शुरू कर दो और उसके बाद जिस जगह अप्लाई करो टिक करते जाओ। इसके बाद ट्राई टू गेट फीडबैक। सरकारी नौकरियों पे अप्लाई करने का एक बड़ा अलग प्रोसीजर होता है, मैं इंशाल्लाह किसी दिन उस पर बात करूंगा, लेकिन प्राइवेट नौकरियों के अपने शशके, अपने तरीके होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। एक बंदे का मुझे मैसेज आया, भाईजान इंटरव्यू कब है बताए, ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे। यार एम्प्लॉयर से आप ऐसी बात कर रहे हैं, सॉरी यार इसको तो नहीं रख सकता मैं। माजरत के साथ हमें बात करने का तरीका नहीं है। आई स्वेयर, मैं आपको, मेरे पास मल्टीमीडिया होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता। मैं जब लोगों को कहता हूँ कि जी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं किसी को लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बगैर सब्जेक्ट की सीवी, बगैर बॉडी की सीवी, अब इतना कॉमन सेंस, इतनी शर्म नहीं है, सॉरी टू से, कि मैंने 4 अपॉर्चुनिटीज अनाउंस की थी, तो आप यही लिख देते कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, आप तो नवाब हैं, आप क्यों इतनी ख्वारी करें? तो मैं आपका खादिम हूं, मैं नौकर हूं, तो चलो मैं ये करता हूं कि मैं हर सीवी खोलता हूं, मैं चेक करता हूं इसकी तालीम क्या है, ये किसने, और मैं आपको फिट करने की कोशिश करता हूं कि जहां भी आपको मैं फिट कर सकूं। चलो इतनी सी जगह ना, यार ये बंदा, इसको ये चीज आती है, चलो इधर फिट कर देता हूं। देखिए मैंने कहा था, करियर में कामयाबी फिट होने से नहीं आती है, करियर कामयाबी आउटशाइन करने से आती है। घोंसलों में घुस के बारिश से नहीं बचना, बादलों के ऊपर परवाज करनी। गेटिंग इट? तो एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट करने का, बात करने का तरीका होता है। इसके लिए क्या होता है, छोटा सा कवर लेटर होता है। जिंदगी में एक ही दफा लिखना होता है, वो तो लिख लो, लेकिन वो कवर लेटर क्या हो? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक कवर लेटर है, आप सुन लें, इसको लिख लें, अपना नाम तब्दील कर लें और कोई बता दे, अस्सलाम वालेकुम, रोजनामा जंग की उस तारीख के इश्तिहार से या फिलहाल रेफरेंस से मुझे पता चला कि आपके पास अकाउंटेंट की एक नौकरी है। मैं बहुत तालीम याफ्ता इंसान हूं और मेरे पास आपकी रिक्वायर्ड तालीम है। उम्मीद है कि, और मैं इसके अलावा मैं बेरोजगार भी हूं, तो उम्मीद है कि आप मुझे कंसिडर करके खिदमत का मौका देंगे। कवर लेटर से एक और कवर लेटर जो कंप्यूटर ऑपरेटर का, अस्सलाम वालेकुम, आपके पास जो अकाउंटेंट, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोजीशन है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि बतौर एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपको जरूरत है एक ऐसे बंदे की जो आपकी वेबसाइट मैनेज कर सके। मेरे पास 4 साल का तजुर्बा है, जो एक सॉफ्टवेयर पर एक डेटाबेस बना सके। मैंने ये प्रोग्राम इस तरह से इतना अर्सा पहले सीखा है और ये मेरे काम का एक सैंपल है। आपको एक ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है जो अच्छी ईमेल्स भी लिख सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा भी लेता हूं। ये सिलसिला भीड़ से मुख्तलिफ, हर नौकरी के लिए अलग कवर लेटर, हर नौकरी के लिए अलग थोड़ी सी सीवी। वालिद का लिबास पहन के निकलते हो बाहर, कितना सोचते हो अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, ये पुराना है, ये नया है। जनाना कपड़े भी नहीं पहनते होंगे आप लोग, और आप लोग मर्दाना नहीं पहनती होंगी। सीवी में ऐसा क्यों है कि किसी की सीवी ले ली, कवर लेटर गूगल से डाउनलोड किया, नाम चेंज किया और भेज दिया? दिस डजंट वर्क। एक भीड़ है, एक आप हो, अगेन बी डिफरेंट। अब आते हैं इंटरव्यूज पर। आपको इंटरव्यू में अकाउंटिंग में ये क्या होता है, वो क्या होता है, फाइन। कंप्यूटर में ये STC कमांड क्या है, कंट्रोल X क्या है, कंट्रोल C क्या है, कंट्रोल V क्या है, बेसिक जो कोर्स रिलेटेड है, फील्ड रिलेटेड है। कुछ होते हैं जो आपकी नफ्सियात को जज करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे प्राइवेट इदारा भी पूछेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूछेगा, स्टेट बैंक भी पूछेगा और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। यहां पे थोड़ी जहानत से काम लेना है, दाराई से काम लेना है। वो स्ट्रेंथ्स मत बताओ जो शायद इस फील्ड के काम ना आए। आप टीचिंग करने जा रहे हैं ना,
तो ये मत कहें कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ, मैं पहलवान बड़ा ज़बरदस्त हूँ, बच्चों को मारते हुए। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़रूरी है ना टीचर के लिए, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दें कि सर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मेरा इंटरव्यू था अकाउंटेंट के लिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सीनियर ऑडिटर के लिए, जिसका मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। मुझसे ये सवाल हुआ कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स या व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब मैंने वो वीकनेस बताई जो स्पेसिफिकली उनके लिए स्ट्रेंथ थी। मैं कैसे, मेरी वीकनेस ये है कि मुझे पब्लिक में जाना, सेल्स करना, ये करना वो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजबूरी में हालात के तकाजे के तहत टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उसमें इत्मीनान महसूस नहीं करता। मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे पसंद ये है कि मैं बंद कमरे में नंबर्स के साथ खेलूँ, नंबर्स के साथ डील करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। दिस इज माई वीकनेस। अब ये मेरी नज़र में वीकनेस है, मैं उनको वीकनेस बता रहा हूँ, उनकी नज़र में मेरी स्ट्रेंथ, उनको बंदा ऐसा चाहिए। आप मार्केटिंग के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो खुदा के लिए ये मत कहें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, वो जी मुझसे लोगों से बात नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहो कि मैं लंगड़ा हूं, लूला हूं, अंधा हूं, मुझे चौकीदार बना दो। रखोगे ऐसे बंदे को चौकीदार? चौकीदार के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर पूरा नहीं उतरते। आप जब अपने आप को सेल करने जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो आप वो बातें नहीं करते हो जिसके बेस पे आपको पता है कि आप सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एक भीड़ क्या करेगी, वो सिर्फ इंटरव्यू के चंद सवाल, 64 टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, इन चीजों को, उन चीजों को देख लेगी। जो बंदा एक्चुअली ब्रांड है एम्प्लॉयमेंट के मामले में, उसका तरीकाकार ऐसे मुख्तलिफ होगा कि वो सबसे पहले आपके इदारे के मसले को समझेगा। अब मैं मसले को समझने के हवाले से एक बात बताऊं। आप में से कभी किसी ने अभी आते हुए कोई शॉप में अगर किसी गया हो और कोई चीज खरीदती हो, कोई गया? यस, क्या खरीदा? जी मैंने रोटी खरीदी। रोटी खरीदी। आपने रोटी खरीदी? जी हाँ। मुझे लगता है आपने रोटी नहीं खरीदी, आपने भूख का इलाज खरीदा। ज़िग ज़िगलर नाम का एक ऑथर बड़ी खूबसूरत बात कहता है लोग दुकान में तो ड्रिल खरीदने जाते हैं, असली में उनको ड्रिल नहीं खरीदनी होती, उनको कोई सुराख खरीदना होता है। समझ आ रही है? वो ये कुर्सी नहीं खरीद रहे हैं, वो बैठने में आसानी खरीद रहे हैं। और अगर ये कुर्सी बैठने में आसानी पैदा नहीं कर रही है तो क्या इस कुर्सी का कोई फायदा है? अगर आपकी रोटी आपकी भूख नहीं मिटा रही है तो इस रोटी का कोई फायदा है? बच्चे, उसको भी टैलेंट खरीदना है। एम्प्लॉयर को, उसको एम्प्लॉय नहीं चाहिए, उसका एक मसला है, उसको एक मसले का हल चाहिए, और उसको लगता है कि उसके मसले का हल शायद किसी एम्प्लॉय में छुपा है। ये काम कोई सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, ये काम उसका छोटा भाई भी नहीं करेगा, उसको एक मुलाजिम लगाना पड़ेगा। सो पीपल डोंट बाय ड्रिल्स, दे बाय होल्स। पीपल डोंट बाय चेयर्स, they buy sitting comforts. And they don't buy employees, they try to buy solutions. What you have to do is कि लोगों को ड्रिल बेचने के बजाय होल बेचना स्टार्ट कर दो। उन्हें ये मत बताओ कि जी मैं अकाउंटेंट हूं और मुझे अकाउंटिंग आती है, मैं ये कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, मुझे कंप्यूटर में ये काम आता है, मैं जी बीए इकोनॉमिक्स हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। उसको कुछ मसले हैं, उसकी कुछ दुखती दुखती रग पकड़ो, खींच के निकालो, दबाओ, बोलो ये मसला हल करो। मैं आपको अकाउंटिंग के हवाले से मसला बताता हूं। एक बंदा अकाउंटेंट रखता है तो वो अकाउंटेंट नहीं रखता। आप अगर जाके कहेंगे ना जी मैंने एमकॉम किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मुझे अकाउंटिंग आती है, डेबिट क्रेडिट का पता है, फलाना एक सॉफ्टवेयर भी आता है, फाइन। एक ट्रिप ये है, सर एफबीआर के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, आपको भी आया होगा, अगले महीने एफबीआर वाले आपके दफ्तर की भी दस्तक देंगे। तो अगर आप मुझे अकाउंटेंट रखेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ऐसा भरूंगा कि वो कभी भी ज्यादा टैक्स मांगने नहीं आएंगे। He is not hiring an accountant. He is hiring someone जो उसके टैक्स के मसले को हल कर सके।
अगले की जरूरत को समझो। मत देखो कि वो अकाउंटेंट ढूंढ रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढ रहा है, उससे पूछो कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए क्यों। उसके मसले समझो और फिर उस मसले के हल में खुद को फिट करो कि मैं आपके लिए इस मसले का हल यूं कर सकता हूं। हमें से कितने लोग जाके एम्प्लॉयर से सवाल करते हैं, सर आपको क्या क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, व्हाई डू यू एक्चुअली नीड एन अकाउंटेंट, व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर इन समवन, आपको क्या क्वालिटीज चाहिए। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर ऑपरेटर का, क्लर्क का, किसी भी का इंटरव्यू दे रहे हो, इवन टीचर का इंटरव्यू दे रहे हो, तो छोड़ दो मैंने ये किया ये किया ये किया, उससे पूछो सर आपको बंदा क्यों चाहिए, आप क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। बताएगा जी हमारे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो आप कहें ठीक है मेरे पास आपके मसले का ये हल है, दिस इज द पॉइंट। क्योंकि मैं आपको फिर एक मिसाल दूं, एक बोतल ये है, दुकानदार के पास आप गए, हाँ जी ये कितने की है, ये भाई 50 रुपए की है, ये 70 रुपए की है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है, जाहिर बात है, और ये 50 वाली की। आप कौन सी चीज लेंगे? कभी हुआ है कि आपने कहा नहीं सस्ती दे दो खराब दे दो? कितने लोग करते होंगे ऐसे, जितना भी हालात तंग हो। आप कहते हो 20 रुपए महंगी हो लेकिन ठीक है, गिव मी दिस वन। जब आप ब्रांड बन जाते हो ना, तो एक बहुत बड़ा मसला आपका ये हल हो जाता है कि अगले को नजर आ जाता है, समझ आ जाता है कि यार यही चीज चाहिए। तो एक सस्ता मुलाजिम एक कमोडिटी लेने से बेहतर है कि एक ब्रांड को अपने पास एम्प्लॉय बना दे। गेटिंग इट? प्रॉब्लम के हवाले उल्टा सोचो, बजाय इसके कि आप अपना मसला लेके जाओ। मैं फिर कह रहा हूं सर बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं मिल रही, आप उससे उसका मसला पूछो, बोलो मैं तुम्हारा मसला हल करूंगा। कितनी हमें खुशी हो जाए ना अगर हमारे पास खुद एक बंदा आए, कहे यार मैं आपके लिए नौकरी लेके आया हूं, हमारी बातचीत खिल जाती है। उसको आपके लिए नौकरी नहीं चाहिए, उसको अपने लिए हल चाहिए था। बी दैट, उल्टा सोचो, रिवर्स सोचो। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एक ब्रांड करती है और एक आम एम्प्लॉय नहीं करता है, वो ये है कि आप अपने फीचर्स पे बहुत फोकस करते हो, आप अपने बेनिफिट्स को भूल जाते हो। फीचर और बेनिफिट में क्या फर्क है? कोई मेरी बात को अगर समझा और कोई मिसाल से समझा सके प्लीज, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ मुसलसल, आई वांट कि थोड़ा सा आपकी तरफ से इंटरेक्शन हो। सो क्या फर्क है जी फीचर बताने में और बेनिफिट बताने में? चलिए एक काम करें, छोटी सी एक्सरसाइज। अपने मोबाइल फोन को देखिए, उसका एक फीचर बता दीजिए। कैमरा है सर, जैसे 48 पिक्सल का। 48 मेगापिक्सल कैमरा, एक बात देखी मैंने, ठीक है। और मुझे बता दीजिए आपके मोबाइल में क्या है? 4 GB रैम सर, 4 GB रैम, 64 स्टोरेज, ओके, 64 GB स्टोरेज, प्रोसेसर है 761 प्रोसेसर, ठीक है। और फास्ट चार्जर, फास्ट चार्जिंग, जबरदस्त। 15 वाट। चलिए काफी है। आप लोग गौर करें तो ये एक मोबाइल फोन की सीडी है। वो बता रहा है मेरा नाम ये है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ये किया है, मेरे पास फिलाना कोर्स भी है, फिलानी सर्टिफिकेशन भी है। ये गौर करो जो ये सीडी है ना, ये सारी फीचर बेस्ड खसूसियात। देखिए मुझे एक बात बताए, फिर वही बात, क्या ये दुनिया का वाहिद मोबाइल है जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है? क्या ये वाहिद ब्रांड है जिसमें 4 GB रैम है? हुआवे में भी है, एप्पल में भी इस तरह की स्पेसिफिकेशंस होंगी, सैमसंग में भी होंगी। लेकिन जब आप लेने जाते हो तो आप सैमसंग को प्रेफर करते हो और आप शायद रेडमी को, Xiaomi को या चाइना के किसी सेट को छोड़ देते हो। क्यों? Because that's a brand. But how is that a brand or a better brand? क्यों? क्योंकि ये अपनी 48 मेगापिक्सल कैमरे को एडवर्टाइज करने के बजाय ये आपको कहता है कि बेटर कैच योर मेमोरी, टू रीलिव योर लाइफ। ये नहीं कह रहा 48 मेगापिक्सल कैमरा है,
कहते सर मेरा कैमरा ऐसा है कि आप उस कैमरे की तस्वीर लेकर जब उसको देखेंगे आपको ऐसा लगेगा आप दोबारा माजी में जाके अपनी खूबसूरत यादों को फिर से जी रहे हैं। तजुर्बा बेच रहा है, फीलिंग बेच रहा है, हल बेच रहा है। क्योंकि जिसको 48 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए उसको तकलीफ क्या है? वो कहता है यार मैं सेल्फी लेता हूँ अच्छी नहीं आती है, सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं मिलते। मसला पकड़ो, बोलो ऐसी तस्वीर लेंगे कि DSLR इफेक्ट आएगा और लोग कहेंगे कितने लाख का लिया। एक फीचर है, एक बेनिफिट है। 4GB रैम की जगह अगर आप ये कह दो कि यार मोबाइल खेलते हुए PUBG खेलते हुए मोबाइल हैंग नहीं होगा, तो सर मुझे ऐसी कमांड आती है कि मैं एक क्लिक पर 6000 लोगों को, आपके 6000 स्टूडेंट्स हैं, 6000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैं एक क्लिक में रेडी कर दूंगा, एक भी गलती नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? यस सर, दिस इज माय बेनिफिट। तो भाई आज के बाद अपनी CV में छोड़ दे कि मैंने फलाना कंप्यूटर का प्रोग्राम किया हुआ है। ये बताएं कि आपने जो प्रोग्राम किया उसमें क्या क्या कमाल कर सकते हो। सोचा इस हवाले से? लिटरली मैंने इंटरव्यूज लिए लोगों से, मैं कह ये बताएं वर्ड पे क्या क्या कर सकते हैं। नहीं पता होता लोगों को। अच्छा, झूठ का सहारा लेना बंद कर दे। चाइना के मोबाइल्स, दूसरे कोई मोबाइल्स आपने देखे होंगे, एक दफा शायद तजुर्बा किया होगा, इसके बाद आप लोगों ने, कितने लोगों ने दराज से कोई चीज मंगवाई, वो गलत आई, बेकार है, आपने दराज से मंगवाना छोड़ दिया? हुआ क्योंकि झूठ का सहारा लिया गया। आपकी CV में अगर भर भर के बातें लिखी है, अंदर से खोखले और खाली हो तो कोई बात नहीं। मुझे सबसे पहले जो पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहिए था इनफैक्ट वो ये था कि पहले कुछ बन तो जाओ। CV में लिखने के लिए कोई चीज हो तो, कोई स्किल तो हो। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कर रहा था एक बंदे का जिसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस था अकाउंटेंट का। मैं कहा आप किस किस प्रोग्राम को यूज करते थे? कहते हैं एक्सेल का। वो एक्सेल को यूज करता है। मैं कहा वाह। अब आप में से जिसने कभी एक्सेल को देखा है वो क्या एक्सेल में क्या होता है, आपने डाटा लिखा, यार जितना भी नंबर लिखा उसको खाली सिलेक्ट कर लो, नीचे आ जाता है इसका टोटल कितना है। इसके अलावा फॉर्मूला है, सम के नाम से फॉर्मूला दुनिया को पता है, जिसको एक्सेल का नहीं पता उसको पता है। मैं कहा आप टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? एक्सेल यूज किया। नहीं सर आप मुझे बता, जब मैं फॉर्मूला मैं कर रहा हूं तो फिर समझ आया। मैं कहा देखो मैं ये नहीं कर रहा मुझे फॉर्मूला A to Z सुनाओ, लेकिन जब आप कोई काम करना है आपको ये तो पता चल जाता है कि अच्छा ये काम करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, वो तो क्लिक हो, वो तो जुबानी बता दोगे। तो खाली और खोखले लोग फिर क्या करते? मैंने एक बहुत बड़ा मसला ये लिखा है, लिटरली बता रहा हूं, अल्लाह ताला इस कर्ज से बचाए। जिन लोगों ने नकल से डिग्रियां ली है, आप यकीन करें मैंने उनके एतमाद को बहुत नीचे, आपने पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको अगर भूल भी गए हो आपको ये होगा चलो यार पढ़ लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा। जिसने बिल्कुल ही पढ़ के डिग्री नहीं ली है वो बंदा हर इंटरव्यू में जाके बेइज्जत हो जाता है। सॉरी। और जब वो बेइज्जत हो गया आता है तो आपको क्या लगता है उसका एतमाद बढ़ता है? अप्लाई करना छोड़ देगा, वो अंदर ही अंदर खुद से जंग करना शुरू हो जाएगा। उसको पता होगा कि मसला मेरे अंदर है। जब आपको कहा जा रहा होता है ना पढ़ लो, ये कर लो, डिग्री तो सबको मिल जाती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि डिग्री के बैक पे कोई स्किल है कि नहीं है। आपने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। मैं कल भी बात कर रहा था अपने एक सेशन में, बकवास मैं आपको मोटिवेट कर दूं गाड़ी चलाने के लिए, जहाज चलाने के लिए, आपको आता ही नहीं जहाज चलाना, क्या कर लो बेटा? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? मोटिवेशन क्यों नहीं होती? अगर मोटिवेशन के पीछे एक स्किल होना चाहिए ना। जब आपको पता है कि मेरे अंदर एक सलाहियत ही नहीं है तो क्या मोटिवेशन होगी, क्या कॉन्फिडेंस हो? कॉन्फिडेंस की मोटिवेशन जरूरत तब है कि आपके अंदर एक सलाहियत है और वो सलाहियत जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सलाहियत ही नहीं है, गाड़ी चलाने ही नहीं आती, क्या मोटिवेट कर दूं मैं आपको? तो पहला मसला तो ये है कि गाड़ी चलाना सिखाऊंगा ना जिस दिन, और गाड़ी की स्टीयरिंग पे हाथ बैठ जाएगा और खुद एक छोटा सा चक्कर लगा लोगे तो मोटिवेशन खुद आ जाएगी, कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, फिर हाईवे पे खुद निकल जाओगे। पहला मसला है उस चीज को एड्रेस करना। पहला हल आपकी भी करियर ब्रांडिंग में पहले चीज क्या है, उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कि आपके अंदर फिर कुछ हो, कुछ कोर्सेज आपने किए हो, कुछ चीजें आपको आती है, कुछ हुनर आते हो। क्योंकि जरूरत नहीं बिकती, मजबूरी नहीं बिकती, हुनर बिकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जरूरत बेचनी है, मजबूरी बेचनी है,
ये कहना बेचना है कि मैं इतनी बहनों का एक भाई हूं, या आपको अपना भला बेचना? सो आई होप द आइडिया इज क्लियर कि आपको ब्रांड कैसे बनना है, आपको कैसे फीचर्स के बजाय बेनिफिट्स पे फोकस करना है, आपको कैसे चेयर बेचने के बजाय सिटिंग कंफर्ट बेचनी है, आपको कैसे अकाउंटेंट के बजाय इनकम टैक्स रिटर्न्स के नोटिसेस से बचाव को बेचना है, और अगले के मसले को समझना है। एक मसला इंटरव्यूज में बहुत फेस करना पड़ता है अक्सर लोगों को। उनको ये लगता है कि यार मेरा हमेशा एक तरीका कार है, मैं भी हमजा से आते हुए बात कर रहा था। इंटरव्यूअर वॉज वेरी रिजिड और इंटरव्यूअर शदीद बेकार लोग, सॉरी मैंने देखा है। इसके अलावा इंटरव्यूअर खुद ट्रेन नहीं है कि वो उसको खुद नहीं पता क्या चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बिजली की दुकान में बैठे हुए, ठीक है, बंदा आया, वो जी मेरा बल्ब खराब हो गया है, कोई हल दे दो। अब आपको पता है यार बल्ब काम नहीं कर रहे, ऐसे कई मसले हो सकते हैं। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो सकता है जो उसका फ्यूज है उसमें कोई मसला हो सकता है तारों में मसला हो सकता है कहीं पीछे से प्रॉब्लम हो। आपको मसला तो समझ आ गया है, लेकिन आपको भी नहीं पता और जो बंदा खरीदने आया हुआ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मसला क्या है, उसको चीज क्या चाहिए, उसको फ्यूज चाहिए, नया बल्ब चाहिए, नई तार चाहिए। आपका काम क्या है बेचने वाले के तौर पर? आप क्या करते हो? उसे 2-4 सवाल करते हो, ये चीज चल रही है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। आपने 3-4 सवाल किया, आपने कहा अच्छा मैं मसले के हल तक पहुंच गया, आपका हल इस चीज के अंदर। ये एग्जांपल एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास आप जाए और डॉक्टर कहे कि हाँ भाई क्या मसला है, वो कहे मसला तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर तो आप है भाई, तो मुझे असल प्रॉब्लम तो बताओ, फिर मैं गैस कर लूंगा कि वजह क्या बन रही हो, मैं उसका हल बता दूंगा कि अगर ये पेट में दर्द किस वजह से तो ये दवाई, उस वजह से तो वो दवाई। डॉक्टर सवाल नहीं करेगा तो क्या दवाई लिख के देगा? जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, आपको लगता है कि अगला बंदा जो है उसको सब पता है कि उसको क्या चीज चाहिए, उसको नहीं पता। उसको खाली इतना पता है कि यार मुझे टैक्स वाले बहुत तंग कर रहे हैं, या मेरा कंप्यूटर का काम नहीं हो रहा, या मेरे एम्प्लॉइज बहुत डिमोटिवेटेड है, काम नहीं कर रहे हैं। उसको नहीं पता उसका हल क्या है। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यूअर ने मुझे बोलने नहीं दिया। कई लोग साथ हुआ होगा, इंटरव्यूअर बोलने नहीं देता। यार इंटरव्यूअर खुद कंफ्यूज और परेशान है, वो आपको बोलने देगा, लेकिन आपने मौका ढूंढना है और आपने कहना है भाई आप छोड़ें, मैं आपकी मदद करता हूं कि आपको बेहतरीन एम्प्लॉय मिले। आप उससे पूछें कि सर बेसिकली व्हाट डू यू नीड, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, उसके मुताबिक फिर ये देखें कि आप उस हल में कहां एडजस्ट हो सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये बातें, ये करियर काउंसलिंग, ये सारी बहुत लंबी चीजें हैं, ट्रस्ट मी, ये एक आध दिन में नहीं हो सकती है। इस सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, वो कौन सी नई अप्रोच है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस अप्रोच, वंस यू स्टार्ट सेलिंग दिस अप्रोच, आपको खुद फर्क नजर आएगा। आई होप आज की सेशन में आपको 2-4 ऐसे आइडियाज मिल गए होंगे जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे यार अगली बार ये ट्राई करते हैं। एंड इफ दैट हैपेंस, मैं समझता हूँ इसी में मेरी कामयाबी है, इसी में उड़ान की कामयाबी है, इसी में आपकी कामयाबी है। थैंक यू सो मच। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और दूसरी तरफ ये भाई ये भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं, लेकिन ये एक सिंपल इंटरव्यू बता रहा है, 2-3 मिनट में ये थोड़ा सा घबरा भी गया, लेकिन ऑन द इंटरव्यू सेशन जारी है वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा जवाब दे देता है, ठीक है, और मैं 2-3 मिनट के बाद रुक जाता हूँ क्योंकि वो मैंने रट कर दिया है। तो ये लॉजिकल नहीं है कि 2-3 मिनट में वो मुझे जान लेता है और इसको जानता नहीं है। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च मैंने पढ़ी। आपको पता है एक रिसर्च ये कहती है कि इंटरव्यू से अच्छा टॉस कर लो। कैसे? इंटरव्यू के बाद जिन एम्प्लॉइज को रखा जाता है उनमें से हार्डली 51% सही मुलाजिम साबित होते हैं। 51%, 49% जो है, या यूं 50% समझ लें, वो बड़े फजूल निकलते हैं। तो उससे बेहतर तो मैं टास्क कर लेता, इसको रखना है नहीं रखना। टास्क में तो 50-50 का चांस है ना, तो इंटरव्यू में 50-50 का चांस है। यार ये है, हम लोगों को एक दूसरे के लिबास से जज करते हैं या नहीं करते? मेरी उर्दू साफ है तो शायद आप ये समझे कि हाँ यार बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा, भले ही मैं मैट्रिक फेल हूँ। हम जज करते हैं ना। एक बंदा कॉटन का जोड़ा निकल कर खूबसूरत वेस्टकोट पहन के निकला है, गाड़ी में बैठा हुआ है, तो मैं यही समझूंगा ना कि गाड़ी इसकी है, हालांकि वो ड्राइवर भी हो सकता है। वी जज पीपल।
आपका हल ये है, एक ब्रांड ये नहीं करेगा कि वो मसले को सोचे यार ये ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। दुनिया को ब्रांड तब्दील नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो, दुनिया को कालीन नहीं पहना सकते, आप अपने पैरों में जूते पहन सकते हो। तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला 1 मिनट में जज करता है ना, 1 मिनट में वो भी बन जाता है। तो ये बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? हम कहते हैं कि यार ये क्या माशरा है, हम अंग्रेज की जुबान सीखते हैं, जो अंग्रेजी बोलता है वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं बोलता वो नाकाम हो जाता है। छोड़ इस बात पे बहस नहीं करो। कामयाबी का राज क्या निकला? इंग्लिश सीख लो। भीड़ नहीं सीखेगी, ब्रांड को पता चलेगा अच्छा इंग्लिश सीख ली काम हो जाएगा, चलो सीख लो। अच्छा, ब्रांड एक और काम करता है। आपने कितनी बार नौकरी पे अप्लाई किया है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी और देखा कि इसमें ये चीज चाहिए थी जिस पे मैं पूरा नहीं उतरता। देखा फलाना सॉफ्टवेयर चाहिए, फलाना कोर्स चाहिए, फलाना स्किल चाहिए। 5 साल बाद दोबारा वही नौकरी आई है, फिर वही चीज चाहिए थी, आप फिर एलिजिबल नहीं थे, आप अप्लाई नहीं कर सके। इन 5 सालों में आपने वो स्किल सीख क्यों नहीं ली? हमेशा जब भी किसी जगह पे अप्लाई करने लगो और देखो आप एलिजिबल नहीं हो तो एक्सप्लोर करो कि आप में क्या कमी है कि आप एक दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पा रहे। उस मसले को एड्रेस करना सीखो। अगेन दिस डजंट हैपन इन अ डे। आप चाह रहे होते हैं आपको 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर नौकरी मिल जाए, अर्जेंट नौकरी चाहिए। There's nothing like urgency। आप 1 महीने में कोशिश कर भी लो, खुशकिस्मती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको कई साल लग जाते हैं स्ट्रगल करने में। इस स्ट्रगल के दौरान आप चीजें सीखना शुरू कर दो तो यू बिकम अ ब्रांड। क्योंकि देखो ब्रांड ऐसे नहीं है, ब्रांड सिर्फ अलग होने का नाम नहीं है, वरना दराज से एक गलत चीज मंगवा के आपने बार बार उसको क्यों नहीं खरीदा। ब्रांड असल में भरोसे का नाम होता है। आपको लगता है महंगा ले रहा है लेकिन धोखा नहीं देगा, चूना नहीं लगाएगा। स्टार्ट करेंगे नहीं, अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर दें। आपको लगता है 1 महीने में बेवकूफ बना के कॉन्फिडेंस से चला गया, मसला सारा कॉन्फिडेंस के इंटरव्यू में। जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है वो सिलेक्ट हो जाता है, हकीकत है ना। तो आप इस चीज पे रोए मत। आप ये सोचिए कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब आपको एक मसला समझ आ गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का मसला है। अब आप ये सोचिए कॉन्फिडेंस का मसला हल कैसे होगा। कौन सी किताब पढूं, कौन सी वीडियो देखूं, कौन से बंदे से मशवरा करूं। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, चीजें इंप्रूव होने लग जाती है। ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू में मसला है, लेकिन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी चीज दर्ज करने के बजाय वो एक कैरिकुलम बांटा जहाँ है तो वो कैरिकुलम भी अप्लाई करूं कि भाई ये चीज़ अगर ऐसे है तो इसके बाद मेरे वालिद मोहतरम का नाम आएगा, तो फिर मेरा डेजिग्नेशन आएगा, मेरी क्वालिफिकेशन आएगी, तो उसके बाद जाके अगर मैं अपनी खासियतें बता दूं तो क्या वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि मैं यहाँ पर अपनी खासियतें रखता जाऊँ और प्रोफेशनलिज्म ही गुम हो जाए बीच में। बिल्कुल सही। अच्छा देखो, कुछ चीजें होती हैं, नमाज के फर्ज है। नमाज आपने तकबीर से स्टार्ट करनी है, नमाज आपने उसी हिसाब से पढ़नी है, तरीक़ाकार वही है। लेकिन आपको एक सहूलत है कि सूरह फातिहा के बाद आपने कौन सी सूरत पढ़नी है। समझ आ रही है मेरी बात। कुछ चीजें हैं जो हूबहू वैसे होगी, लेकिन सजदे में 3 मरतबा आपने सुभान नबी अल आला पढ़ना है, 5 मरतबा पढ़ना है या 7 मरतबा पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। तो कुछ होते हैं सेट नॉर्म्स, सीवी के कुछ सेट नॉर्म्स हैं। वो क्या है, मैंने आपको बताया कि जब तालीम लिखो तो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले लिखो, ये सेट नॉर्म है। लेकिन आप अपनी तालीमी काबिलियत के साथ उसमें कौन कौन सी अचीवमेंट्स लिख रहे हैं, ये सेट नॉर्म नहीं है, ये गलती है। आपने तरावियों में देखा होगा, मैं नमाज से मिसाल दूंगा, अगर दूसरी रकात में ही कोई एक पीछे की सब में एक बंदा ऐसा हो जो हाथ खड़ा कर दे तो सारे आगे पीछे वाले कर देते हैं। आप लोगों ने भी किया हो। तो हम भीड़ को फॉलो करते हैं ना, तो एक बंदे ने गलती कर दी, सारे उस सफ में मौजूद लोग वो कर बैठते हैं। सर आपको भी दरअसल कुछ चीजें फिक्स हैं वो फॉलो करनी है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं, लेकिन बीच में आपके पास बहुत ज्यादा रूम है। सीवी लिखना है, नहीं लिखना चाहिए, उसको हटा दें। हाँ, तालीम जरूर मेंशन करें, तजुर्बा जरूर मेंशन करें, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें। ये वो फर्ज है जो सीवी में होनी चाहिए। लेकिन उस फर्ज में आप मजीद तब्दीलियां कैसे करें, ये आपकी क्रिएटिविटी है। समझ आ रही है? आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। यस सर, एक मिनट मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं अकबर सौसोली साहब। एक कहानी मुझे थोड़ी सी छोटी सी याद आ रही, मैं पहले वो सुना देता हूं आपको। जापान में एक जमाने में ये होता था, समुराई होते थे, वॉरियर्स होते थे, जो मदरसा जाकर जगह जगह मकतब जाकर ना सीख रहे होते थे।
तो एक बंदा था जिसको बड़ा था कि यार मैं तो पता नहीं कितनी जगहों से सीख गया हूँ, तो एक बंदे के पास गया, कहता सर मैंने यहाँ से ये कुछ सीखा है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे भी कुछ सीखूँ, मैं आपका शागिर्द बन गया। अच्छा भाई, लेकिन उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस और एतमाद की थी, मुझे तो बड़ा कुछ आता है। तो उसके उस्ताद ने कहा बैठो पहले चाय पीते हैं। उसको बिठाया, उसके हाथ में कप दिया, कप को भरना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा भर दिया कि वो चाय गिर गई और उसके ऊपर गिर गई, वो जलता जा रहा था, लेकिन उसके उस्ताद ने चाय डालना बंद नहीं की और वो चीखता रहा। फिर उसके उस्ताद ने चाय डालना बंद की। कहते क्या हुआ? कहता है आप कैसे उस्ताद हैं, आपने मुझे जला दिया, मैं बोल भी रहा था चाय गिर रही है, कॉमन सेंस होता है, फिला फिला फिला। कहता है चाय क्यों गिरी? कहते हैं आपने गिराई। कहते हैं नहीं मैंने तो कब में डाली। कब से क्यों गिरी? कहते हैं आपने गिराई। कहते हैं नहीं, कब से इसलिए गिरी क्योंकि तुम्हारा कप भर गया था। अगर ये कप भरा ना होता तो चाय ना गिरती। आपका कप भर गया था, तो आप पहले जाए, आपके अंदर इल्म भर गया है, आप पहले जाए अपना कप खाली करें। जब कप खाली करेंगे तो मजीद इल्म की गुंजाइश पैदा होगी। तो कभी कभार जिंदगी में हम भी ये बड़ा सोच रहे होते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे को बहुत कुछ आता है, और जो जिस बंदे को ये लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, उसके लिए फिर सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं अकबर ससोली साहब के सवाल से पहले मेरे को इसलिए मैंने ये बात कही है कि माशाल्लाह ही इज अ लेक्चरर हिमसेल्फ। इन्होंने 1 ग्रेड से स्टार्ट किया है, ये 17 ग्रेड में पढ़ाते हैं माशाल्लाह। डू यू थिंक इनको सीखने की जरूरत है? अच्छी बात ये है, अपना कप खाली रखते हैं। थैंक यू सो मच अकबर साहब, आप यहाँ पे बहुत शुक्रिया। सर अक्सर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि किस फील्ड में जाएं, मतलब किस फील्ड में जो है वो हमें मौके ज़्यादा हैं। तो कभी कभी जो है मैंने देखा कि वो इस दफ़ा जो है MBA में जो है 15 नौकरियां आ गई, तो मैं उन बच्चों को MBA की तरफ लगा देता हूँ। फिर कहीं पर देखा कि नहीं यार वो MBA काम नहीं कर रहा, इस दफ़ा जो है आपने जो है ना वो MCS करना है उस फील्ड में। तो हम खुद कंफ्यूज हैं। मतलब अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आप जो आपको आता है वो आप उस पर मेहनत करें, जो जिसमें अगर आप कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गलत है। तो मतलब मैं खुद क्लियर नहीं, उनको जवाब क्या दें सर? सर ये सिचुएशन मुझे भी फेस करनी पड़ती है। इसमें मेरा अक्सर एक सवाल होता है, मुझसे ऐसा सवाल होता है सर कंप्यूटर साइंस में जाऊँ? मैं कहता हूँ यार सॉरी, मुझसे कंप्यूटर साइंस का मत पूछे, कंप्यूटर साइंस का सवाल या उसका मशवरा कंप्यूटर साइंस के बंदे से करें। आप मुझसे तब बात करें जब आपने मेरी फील्ड में आना है, मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला जो हमारे स्टूडेंट्स में होता है, वो सही बंदे से सवाल ही नहीं कर रहे, तो उस फील्ड के बंदे से नहीं करते। वो जिगर के डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि आंख में मसला क्या करूँ। ये अच्छा डॉक्टर ये बताएगा ना कि यार आप आंख के डॉक्टर से मशवरा करें, और जबकि फिर वो मरीज ये पूछो कैसा डॉक्टर, इसको ये नहीं पता। तो दिस कैन हैपन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बच्चे से उसका इंटरेस्ट पूछ के उसको उस बंदे के पास रेफर करते हैं जो उस फील्ड में, वो उस फील्ड के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है, पहली बात। दूसरा, भीड़ और ब्रांड में एक और फर्क भी है। आप में से कितने लोगों ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स देखी? आपने देखा बलूचिस्तान की 1 या 2 सीटें, आपने कहा छोड़ दो मेरा किधर होगा। लेकिन जब 600 सीटें हैं आपने क्या अप्लाई करते? हुआ है किसी के साथ? सबके साथ। फर्क ये है सर, बात ये है कि जहां 600 नौकरियां हैं वहां 6000 या 60,000 कैंडिडेट्स होंगे, उसमें मुकाबला बहुत सख्त होगा। लेकिन जहां पे कैंडिडेट्स कम होंगे वहां पे अप्लाई करने वाले कम होंगे, और फिर वहां पे अगर आप एक्चुअली एक ब्रांड हैं, ब्रांड से मुराद ये है कि आप में दम खम है, आपको अपनी फील्ड आती है, तो आप वहां कमाल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जब मेरी कस्टम्स में जॉब हुई थी तो पूरे बलूचिस्तान में एक पोस्ट थी असिस्टेंट की। सीनियर क्लर्क की कुछ ज्यादा थी, जूनियर क्लर्क की उससे भी ज्यादा थी। मैंने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उस वाहिद असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। कॉन्फिडेंस देखें, लग गया। उसके पीछे वजह बेशुमार होंगी, लेकिन एक वजह यह भी थी कि असिस्टेंट की पोस्ट देखे बहुत सारे लोगों ने यह कहा होगा मेरा काम, मैं काबिल तरीन नहीं था लेकिन मैं कॉन्फिडेंट तरीन था, और मुझसे बहुत सारे लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये सोच के बैठ गए कि इधर नहीं जाना चाहिए। इस बात को मैं अकबर साहब की बात के साथ लिंक करूंगा कि हमें से अक्सर लोग ये देखते हैं यार MBA में बहुत स्कोप है, MBA में चले जाओ, IT में बहुत स्कोप है, IT में चले जाओ।
लेकिन अकबर सासोली साहब फारसी की फील्ड में भी माशाल्लाह ग्रेड 17 में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि फील्ड से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप उस फील्ड के मुताबिक हैं या नहीं। बाबर आजम क्रिकेट की रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गया, आप उनको गोल्फ का बैट पकड़ा के बोले खेलो, क्या कमाल करेगा? You need to have right tools and you need to be on the right ground. क्रिकेटर हो तो क्रिकेट के ग्राउंड में खेलना, हॉकी में कमाल नहीं कर सकोगे। So only you can tell कि आपके पास आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। प्लीज मत पूछे किसी से, खुद से पूछें कि मेरे लिए क्या ठीक है। और अगर किसी फील्ड को चूज कर चुके हो, अब एमकॉम कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो और अब रियलाइज हो रहा है कि यार मेरी फील्ड तो कुछ और थी, तो ये देखो कि अब जो कर लिया उसमें खुद को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, उसमें अपने पैशन के लिए क्या रास्ता ढूंढ सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ फैसले बहुत लेट है। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग इस एज में हो रही होती है, जैसे 8वीं 9वीं में होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू अकबर साहब फॉर द क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल? अच्छा सवाल आता है होता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है, जब उसे एहसास होता है कि अभी 12th के लास्ट है और उसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तब जाके इस टाइमिंग में उसको कौन सा ऐसा वे इख्तियार करना होगा कि आगे जाके उसको, मतलब वो टोटली कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके मुझे खूब पढ़ना है, जो टाइम ज़ाया हुआ उसका एहसास उसे है, आगे जाके उसको ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करना है जिसके लिए कोई रास्ता सरल पता। ओके, ये बताएं 12th के एग्जाम हो चुके हैं या 12th के एग्जाम दे रहे हैं? करीब है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि नाउ यू नीड टू स्टडी। अब आपको पढ़ना है, लेकिन हमारे पास अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि वक्त कम है, मुकाबला सबका। यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी फील्ड के सब्जेक्ट के बारे में तो पता हो। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया, बंदा MA इकोनॉमिक्स था। मैं कहा मैं आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स के चंद चैप्टर्स के नाम बता। सर आपको तो पता है प्राइवेट किया। मैं कहा बेटा प्राइवेट भी तो पढ़ के किया जाता है। नहीं सर आपको तो पता है हमारे यहाँ कैसे होता है। दिस इज नो एक्सक्यूज। फिर ऐसा बड़ा ख्वार ही होता है जो होता है। तो बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने, अगर आपके पास 15 दिन है ना पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहले चैप्टर को पढ़ो, पहले चैप्टर को आखिर तक पढ़ोगे, 15 दिन गुजर जाएंगे, यही होगा। यह एक तरीका यह है कि पहले चैप्टर के हर टॉपिक की जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। आप जब इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हो ना, तो हर एक टर्म दूसरी टर्म से रिलेट करती है, तीसरी का आपको लगता है इनका आपस में ताल्लुक है। जब पेपर आता है ना, तो एटलीस्ट MCQ आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं, और जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसमें भी आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता लग जाए, आप इस लाइक तो हो जाते हो कि कोई आपको एक हेडिंग बता दे तो आगे आप खुद लिख सकते हो। सो हमेशा ये स्टार्ट होता है जो सीखने का प्रोसेस है ना। मैं जब भी कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ, मैं सबसे पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ता हूँ। हमें से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के आखिरी पेज को खोलता हूँ, उसके आखिर में अगर कोई की पॉइंट्स या समरी है पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ, या उस चैप्टर को पलटा के उसमें जो हेडिंग्स हैं मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चैप्टर पढ़ने से पहले मेरा दिमाग बहुत हद तक उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार हो जाता है, और दिमाग को ऐसा लगता है कि चीज़ तो मैंने पहले पढ़ी है, उससे चीज़ जहन में ज़्यादा अच्छी बैठती है, कंफ्यूज कम होता है। सो यस, एहसास हो गया, ये सबसे पहला कदम है। एहसास के बाद अब कम वक्त में क्या करना है, उसका तरीका यही है कि हर चीज़ की डिटेल में जाने के बजाय हर चीज़ को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक, अच्छा, वो जो इनका दुखड़ा है वो दरअसल हमारा भी है। अब एक सवाल ये, उसका दूसरा रुख ये कि अव्वल तो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम करीब आते जा रहे हैं और ना वो इंटरेस्ट है, या हमने लिया नहीं है, अब एहसास आया कि यार करना चाहिए था, अब नहीं किया, चंद दिन रहते हैं अब करना चाहते हैं। मगर दूसरी तलवार जो सर पर लटक रही है वो दरअसल ये है कि हमारा वो शौक़ नहीं है जहाँ हमें धकेला जा रहा है, या हमने जो रास्ता इख्तियार किया वो दरअसल वो नहीं है जहाँ हमने आगे जाके वापस उसका एग्ज़ाम देना है। अब मैंने करनी FSC है, अब आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार काश मैं FA कर लेता तो शायद आके मेरी मास कम्युनिकेशन आगे मजबूत हो जाती, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में अगर ये पाक स्टडीज़ के सारे चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के कवर हो रहे हैं, तो मैं शायद इसमें अगर थोड़ा पढ़ लेता, और अगर मेरा सब्जेक्ट FSC है तो उससे हट के भी FSC में नहीं कर रहा, मैं सारी इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ या मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ,
तो ये मसला मुझे फिर दरपेश है। वालिद बारहा कह रहे हैं कि भाई आपने एफएससी पढ़नी है, शौक मेरा एफए है और कर मैं एफएससी रहा हूँ, करनी मैंने डॉक्टरेट है और मैं कर यहाँ पर एफए रहा हूँ, या फिर मैंने कोई और डिपार्टमेंट चूज कर लिया है। अब ये गम भी है कि पेपर करीब है, ये गम भी है कि आता नहीं है और करना नहीं चाहता। सबसे पहले तो इन दो गमों को दूर करते हैं, अलग अलग करते हैं, इन गमों को आपस में मिक्स मत करें। पहला मसला जो है वो तो चले वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, फिलहाल देखो करना तो है ना, छोड़ना तो ऑप्शन नहीं है। तो अब जिस चीज़ में पढ़ोगे उसको दिल लगा के कर लो। उसके क्या तरीके हैं वो भी मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि दिल फिर लगाया कैसे जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि जब आप कई मतलब ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक से बचने के लिए मैं एक जगह पे आया, मैं कि यहाँ से ये कट ले लूंगा, पता चला वो सारा रोड ब्लॉक हो गया, कोयटा में बहुत ज्यादा मसले हैं। आप क्या करते हो? मंजिल आपको पता होना तो आप कहते हो अच्छा इस गली से निकल लूँ, यहाँ से मरबे दे लूँ, यहाँ से कुछ कर लूँ, यहाँ से कुछ कर लूँ। आपने अगर मास कॉम में जाना है, आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना आपके लिए फ़ायदा था, वैसे मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन अगर आपने इसको मिसाल के तौर पर भी कहा हो तो भी आप एफए के बाद भी, एफएसए के बाद भी मास कॉम या ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे एमकॉम करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा बहुत इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर्स की तरफ था। एमकॉम एमफिल कर लेने के बाद आप यकीन करें, मैं आज बैठ के यूट्यूब पे बैठ के डिजी स्किल्स में मैंने दाखिला लिया हुआ है, डिजी स्किल्स से मैं कोर्स कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी है, वेबसाइट बनाना मैंने सीख लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे मैं पढ़ गया। यू जस्ट नीड टू नो कि करना क्या है, पता है ना क्या करना है, डजंट मैटर। किसी भी डिग्री के होते होते करके तुम जा सकते हो। अगर तुम कंप्यूटर साइंस भी चूज कर लो ना तो उसको भी मास कॉम के साथ तुम लिंक कर सकते हो, या तुम बिजनेस भी कर लो ना तो उसको तुम मास कॉम के साथ कैसे लिंक कर सकते हो कि तुम बिजनेस की फील्ड के सहाफी बन जाओ। तो जो करना स्टार्ट कर दिया है उससे पीछे मत हटो। ये देखो कि इसी रास्ते पे चढ़ते हुए गूगल मैप क्या इस्तेमाल किया जाए, कैसे उस जगह पे पहुंचा जाए, ये एटीट्यूड अगर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होता, गेम्स में बड़ा होता है ना। गेम में क्यों इंटरेस्ट होता है हमारा? क्योंकि गेम में चैलेंजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज पार किया ना, एक रश होता है हार्मोन्स का, मजा आ जाता है। ये मजा आपने तब भी एक्सपीरियंस किया होगा जब मैथ्स का कोई सवाल आपका ठीक हो गया होगा, यही सुकून मिलता है। ठीक है, तो हमेशा पढ़ाई के लिए मेरा तरीका तो ये रहा है कि मैं पढ़ने से पहले ये देख लेता हूँ पढ़ना क्या है। आई ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, बेशक वो 60 क्वेश्चंस है, वो 80 क्वेश्चंस है, वो 100 क्वेश्चंस है। इसके बाद जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन मैं करता जाता हूँ, मैं उसके आगे टिक करता जाता हूँ। उस क्वेश्चन को करने में इतना सुकून नहीं मिलता जितना उस छोटे से टिक के निशान में मिलता है, या अपने आप को सिग्नल होता है आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, आई हैव स्टार्टेड अचीविंग समथिंग। हम जिंदगी में डीमोटिवेट क्यों होते हैं या इंटरेस्ट हमारा क्यों कम होता है? क्योंकि हमें हमारी एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं फौरन नतीजा मिल जाए। हम वो लोग हैं जो 2 दिन में डाइट का देख रहे होते हैं, वजन कम हुआ नहीं हुआ। एक दिन में हम जिम में जाते हैं, हम मसल शर्ट उठा के मसल देख रहे होते हैं, निकले कोई मसल या नहीं निकले। वी नीड टू सी द रिजल्ट इंस्टेंटली। तो आप क्या करो, आप अगर ये देखोगे ना अभी 30 दिन हो गए, अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो किताब ही खत्म नहीं हुई, तो नहीं होगा, दिल नहीं लगेगा। ब्रेक दैट बुक इन 90 क्वेश्चंस, और फिर ये देखो हर रोज अब एक एक सवाल हो रहा है और सवाल पे टिक लग रहा है, आप अपनी प्रोग्रेस मैच कर रहे हो, मजा आने लग जाता है। इवन रात को सोने से पहले यार एक दफा ना ये अभी 20% हुआ है, चलो एक सवाल और कर लेते हो, 25% पे आ जाओ। स्टार्ट प्लेइंग विद योरसेल्फ, अपने साथ अपने आप को छोटे छोटे टास्क देना शुरू कर दो, टास्क के ऊपर चेकलिस्ट पे ओके करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई का मजा ही चेंज हो जाएगा, फिर पढ़ाई एक गेम बन जाएगी। दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइड, और मेरे साथ हमेशा ये इट हेल्प मी, होपफुली आपको ये हेल्प करेगी। यस प्लीज सर, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं इंटरेस्टिंग करने चीज़ों को, ये इंटरेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन में, फॉर एग्जांपल आज मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, बिल्कुल समझ आ चुका है मुझे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं मैटर क्या है। फॉर एग्जांपल पता नहीं मैटर क्या है, मैं फिर से चला जाता हूँ पीछे मैटर की तरफ, मैटर को समझ जाता हूँ, फिर इस तरफ आगे आ जाता है, फिर न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन आ जाता है, फिर उससे भी इंटरेस्ट चला जाता है, पीछे की भी रुक जाता है, मुझसे सारा का सारा ट्रेंड छूट जाता है। ठीक, समझ गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इनको सीखने में? ये एक जुमला पढ़ते हैं, उस जुमले में 6 ऐसी चीजें होती हैं जिनका उनको मतलब ही नहीं पता। वो मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं पे लिखा है मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहले तो इनको मैटर ढूंढना पड़ेगा।
मैटर को पढ़ लिया तो फिर एटम देखना पड़ेगा, एटम के साथ मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा, फिर एटम और मॉलिक्यूल का फर्क समझ नहीं आ रहा होगा, उसमें निकल गए अब ये न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। ठीक, इसका तरीका ये है कि आप लिटरली अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दो और ये जहन में रखो कि पहला सवाल पहले दिन में ख़त्म नहीं होता। पहले दिन आपका टारगेट अगर सिर्फ ये होना कि आपने सिर्फ ये डेफिनेशन समझनी है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये डेफिनेशन का आधा हिस्सा समझना है। जब आप वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो 6 लफ्ज़ आए पहले तो उन 6 लफ्ज़ों को अपने पास लिख लें, हर लफ्ज़ को अलग अलग गूगल करें, हर लफ्ज़ के ऊपर अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। फिर फ़र्क तो समझ नहीं आएगा, यार एटम भी वही है, मॉलिक्यूल भी वही है, तो फ़र्क क्या है? तो आप सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा मल्टीपल एटम्स जो हैं हम उनको मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग क्लियर। मेरी अपनी हमेशा अप्रोच ये रही है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ उसमें मैं पढ़ रहा हूँ मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें एटम का जिक्र आ गया है तो मैं मॉलिक्यूल को छोड़ के एटम पे निकल जाऊंगा और मैं पढ़ लूंगा कि एटम क्या है, क्योंकि जब मैं एटम को पढ़ लूंगा मेरे लिए मॉलिक्यूल को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप इम्तिहान से सिर्फ 6 दिन पहले तैयारी करने जा रहे हो तो ये तरीका पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि आप वेंडर कर सको, आप इधर उधर घूम सको, आवाज़गी कर सको। किताबी मामले में एक टॉपिक उठाया, उसमें एक अलग लफ्ज़ आया, उस लफ्ज़ को ढूंढ लिया, फिर दूसरा लफ्ज़। लेकिन क्या होगा, ये अप्रोच, वो सवाल जो 10 मिनट में हो सकता था, इस अप्रोच से वो सवाल 2 घंटे में होगा। लेकिन ये 2 घंटे में कब तक होगा? ये पहले 10 दिन होगा। ऐसे ऐसा आप ये वक्त कम होता जाएगा और वो सवाल जो एवरेज 10 मिनट में होता था वो आपका 5 मिनट में होगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा। समझ आ रही है? इस चीज़ में परेशान ना हो, सर्च करें, गूगल करें, इंटरनेट से देखें, वक्त लगाएं। पहले चंद टॉपिक्स पे तो सबसे ज़्यादा वक्त लगता है और लगना चाहिए। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटिंग के हैं, मैं कुछ छोटी सी मिसाल दूँ। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी बुनियादी एक चीज़ होती है। जब मैं पहली बार कर रहा था तो वो क्वेश्चन जो आज आप लोग 10 मिनट में करते हैं उसको करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लगेगा। मैंने गलत किया, लेकिन बार बार करके सीख के ढूंढ के वो चीज़ ठीक होने लग गई और अब वो 3 से 4 मिनट में हो जाती है। शुरू में टाइम चाहिए होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये उसेन बोल्ट का नाम सुना है किसी ने? कौन है? हाँ, रनर है, एथलीट है। इस बंदे ने 3 कोई गोल्ड मेडल जीते हैं या शायद इससे ज्यादा। उसका जो टोटल स्पीड का टाइम है या रनिंग का टाइम है ना, शॉर्ट स्पीड करता है ये, तो हार्डली मिसाल के तौर पर 3 मिनट या 5 मिनट की इसकी जिंदगी कोई रेस होगी जिसमें इसने वो 3 गोल्ड मेडल जीते होंगे और उसमें इसने अरबों रुपए कमाए होंगे। 3 मिनट में अरबों रुपए। लेकिन उस 3 मिनट में अरबों रुपए के पीछे एक पूरी प्रैक्टिस और रिहर्सल है ना। तो जब आप वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो और आप यहाँ वहाँ किताबों में घूमना शुरू कर देते हो, ये चीज़ आगे जाके आपको इस काबिल बना देती है कि वो चीज़ जो अभी 3 घंटे में हो रही है वो 3 मिनट में होने लग जाए। ठीक है ना? सो जस्ट इसका हल यही है कि वक्त से पहले, इम्तिहान के दिनों में ये नहीं करना, वक्त से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीज़ बेहतर हो जाएगी। यस सर, स्टार्टिंग में बोरिंग होता है। पहले इंसान अगर कुछ ज़्यादा टेप तो ज़्यादा बोरिंग होता है, तो सर कम टेप दे सही है सर। पहले दिन अगर आप 2% टेप रिपोर्ट बैठा रहे सेस बारे में। मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। मेरे दोस्त से बड़ी खूबसूरत बात करते, कहते हैं कि ना, एक साल में एक दिन में 50,000 रुपए की खैरात कर देने से बेहतर है कि तुम हर रोज 10 रुपए खैरात करो, लेकिन रोज करो। ठीक है? इस तरह एक दिन 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के अपने आप को बेजार कर देने से और बोर कर देने से और थका देने से बेहतर है कि आप ये कसम खा लो कि रोजाना 10 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। क्योंकि 10 मिनट के बाद आपका दिल कर रहा होगा और भी पढ़ लो, ठीक है, पढ़ते जाओ। लेकिन रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एज कम्पेयर टू स्टडिंग ऑन वन डे, एक दिन में मुल्ला बनने की कोशिश, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है? तो ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में स्पेशली ये होता है कि थोड़ी परसिस्टेंस रखनी चाहिए और शुरू में हो सकता है आपका कुछ चीज़ों को सीखने में टाइम लगे। उस मौके पर ये नहीं होना चाहिए हाँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है तो मैं छोड़ दूँ। मैं आज अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, मुझे अकाउंटिंग शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि क्या भला है, मुझे मज़ा आता है। आप कोई गेम खेलते हो तो पहले, मैं फिर गेमिंग की मिसाल दूंगा। वीडियो गेम्स खेलते हुए कब कितनी बार ऐसा हुआ है कि पहले स्टेज में ही पहली बार नहीं निकल रहे, जाते हैं इधर से बंदा मार देता है, फिर कहते हैं अच्छा इस बार यहाँ से ख्याल रखना, इस बार दूसरी गली से जाएंगे, थोड़ा सा और आगे गए, फिर स्टेजेस है ना, पढ़ाई की भी स्टेज है।
स्टार्ट टेकिंग इट एज अ गेम। एक जगह पढ़ा, गलती कर ली, ठीक है, अगली बार ये गलती नहीं करनी। मैंने मैथ्स ऐसे सीखा है, मैं नोट कर लेता, मैंने कहाँ कहाँ किसी क्वेश्चन मिस्टेक्स की, अगली बार ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। करते 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 स्टेज पे आ गया, क्वेश्चन ठीक हो गया। अकाउंटिंग ऐसे सीखी, यू कैन लर्न दिस वे। बस गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी पढ़ाई का एक राज बताऊंगा। मैंने जब भी पढ़ा है, मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया GRE का, जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी था, बड़ा मुश्किल टेस्ट था। उस टेस्ट के लिए जो मेरी अप्रोच थी वो ये थी कि मेरी कॉपी के 3 सेक्शंस थे, जिसमें एक सेक्शन का नाम था मिस्टेक्स डायरी। और उस मिस्टेक्स डायरी में मैंने अपने आप को 2-2, 3-3 जुमलों में बताया था कि केनान तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की है। और पेपर से पहले मैंने बकायदा उस मिस्टेक डायरी को पढ़ के गया था, रिजर्व पॉइंट्स बना लिए थे कि बेटा ये गलती नहीं करनी है। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बंदा गलतियों से घबराता है वो सीख नहीं पाता। तो गलतियाँ करें और गलतियों को लिखें और गलतियों को ज़हन में रखें कि आगे नहीं करें। दिस ऑल्सो हेल्प यू, मोटिवेट करती है ये चीज़। सेम चीज़ है। मैं थोड़ा मतलब अकाउंटिंग में मतलब नेक्स्ट मतलब प्रीवियस हम लोगों का सेमेस्टर था, उसमें अकाउंटिंग था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। तो मतलब मैंने तो इतना इंटरेस्ट लिए मतलब क्लास में लिए थे ना, तो मेरे एक दोस्त ने लिए थे। ठीक है। तो जब पेपरों का टाइम आया तो उसने मुझे समझाया सही से। जब पेपरों का रिजल्ट आया मेरा 77 थे और उसके 50 थे। वो भी मैम ने बोला मैंने तुम्हें रहती पास किए। ये किस तरह का लॉजिक है? अच्छा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जलील मुझे पढ़ाए, मेरे जलील से ज़्यादा नंबर आ जाए। इसमें कई फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने जब चेक किया उसका मूड ठीक किया, कई मामले। लेकिन क्या जलील गलतियों से पाक है? और ऐसा नहीं हो सकता कि जलील ने मुझे तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ सिखा दी, लेकिन जलील जब खुद एग्जीक्यूट करने लगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी, एक फिगर में एक 0 ज़्यादा, एक 0 कम हो गया। पॉसिबिलिटी है ना? नेवर थिंक अबाउट इट। इनकी छोटी छोटी वो स्टेशन है, इनमें अपनी गाड़ी मत रोके। होता है कई जगहों पे आप टॉप भी करोगे, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, बड़े मसले होंगे। मैंने आपको मिसाल क्या दी, शुरू में मेरी 2014 से 17 तक 6 गवर्नमेंट जॉब्स हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मेरी कोई 19 से 20 के करीब टेस्ट में टॉप करने के बावजूद जॉब्स नहीं हुई। दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं अगर उन 20 का रोना रोता ना, या उन पे मैं छोड़ देता यार ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्यों के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी। कुछ चीजें अल्लाह के फैसले, बस वो अल्लाह की तरतीब है, उस पर लड़ाई ना करें। आपका काम क्या है? मेहनत है, आप मेहनत करें। किस्मत का बड़ा हम वो करते हैं ना यार, उसकी तो किस्मत अच्छी है। किस्मत क्या है? आप तैयार है ना, मौका भी मिल गया और आप तैयार भी हैं, फिर इसके बाद किस्मत का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप तैयार ही नहीं है, आता जाता ही कुछ नहीं, किस्मत कहाँ से लगी? मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी जॉब्स लगी है तो तुम खुशकिस्मत थे। हाँ मैं था, क्या मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। लेकिन मैं खुशकिस्मत इसलिए भी तो हूं ना क्योंकि मैं तैयार भी था। मैं तैयार ही ना होता तो क्या किस्मत अपना रोल प्ले करती? अल्लाह ताला मदद करता है ना। जंग बदर में भी अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और बहुत सारे मामला हुए, लेकिन मुसलमान शहीद भी तो हुए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरतीब का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ऐसे ही मौजे नहीं कर देता, एक तरतीब होती है कि यार अगर ये चीज़ हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, और अगर में से एक चीज़ भी ऐसे वैसे ना होती तो शायद ये आखिरी स्टेज पर आप ना आते। यही मौजज़ा है कि वो किसी एक स्टेज पे भी चीज़ टेढ़ी नहीं हुई, उल्टी नहीं हुई, और आपका वो काम बिल्कुल ठीक से हो गया। बट फॉर दैट आपको स्टेप भी तो लेना है। तो जस्ट लाइक वो ये किस्मत वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार किस्मत खराब है। बेटा किस्मत खराब नहीं, आपको खराब है। आप मेहनत ना करें, किस्मत को इल्ज़ाम देते रहे, आप अप्लाई ना करें, किस्मत को इल्ज़ाम देते रहे, आपको एक चीज़ तक की नहीं आती और आप कहें मेरी किस्मत खराब है, ये ना करें। और मैं स्पेशली बलूचिस्तान में इसलिए इस बात का जोर दे रहा हूँ, यार हमारे डिग्री याफ्ता बच्चों को देखकर माँ बाप ये सोचते हैं यार गाँव में इस बच्चे ने डिग्री ले ली, अपने बच्चे को भी पेट काट कर गाँव के हॉस्टल भिजवा देते, पढ़ाते। लेकिन जब आपका मामला ये हो, मेरा मामला ये हो कि हमने डिग्री ले ली है और हम उस डिग्री के अहल नहीं हैं, और हम बेरोजगार बन के बैठे और हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं या तो मैं डिग्री को आग लगा दूं या मुझे नौकरी दे दे। इट्स द वे ऑफ गेटिंग द जॉब। आपको गवर्नमेंट चले नौकरी दे रही, प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां आती है ना, थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। उसके लिए क्या कमाल किया आपने?
चलिए मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ, क्या हुनर है जो आपने बेचना है? वो बाजू का तो वो चीज़ खाली होती है और फिर हम आगे वालों का मामला ख़राब करते हैं, उनको उनके माँ बाप देकर ये कहते हैं इसने भी तो MA कर लिया था, इसने भी तो BA कर लिया था, इसने क्या कमाल किया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे प्लीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इररिलेवेंट है बट आई एम एडिंग इट। डिग्री को नाक नहीं बनाना कि इस नाक की वजह से आप काम ना कर सको। बड़े से बड़े काम का स्टार्ट ना बहुत छोटा होता है। हमारे यहाँ हमें शर्म आती है कि यार मैंने अभी BA कर लिया, MA कर लिया, मैं रक्षा चलाऊं, अभी मैं रिसेप्शनिस्ट बनूं, अभी मैं PN बनूं, पता नहीं क्या कुछ। छोटी नौकरी करके 5,000 कमा के अपने खर्चे खुद उठा लेना MA करके बेरोजगार बैठने से बहुत बेहतर है। आई हैव सीन फ्रेंड्स, छोटे छोटे मौके मिलते रहे, मैं ये करूँगा, खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे चक्कर में बिल्कुल ही रह गया। और अब कोई नौकरी, अब वो उस नौकरी को, छोटी नौकरी करने को भी तैयार है, अब नहीं मिल रही। मेरा एक दोस्त है, रईस बाप का बेटा, बाप चमन का ताजिर, यू पीपल नो हिम, उमर, इफ यू रिमेंबर हिम। जब 2014 में ये अंगूठे लगाने वाला प्रोजेक्ट आया तो वो बंदा लियाकत बाजार में, वो बंदा जिसका ड्रेस शायद उसकी तनख्वाह से ज्यादा होगा, लियाकत बाजार में खड़े होकर अंगूठे लगा रहे हैं, सब दोस्ताना दे रहे हैं, तो ये करेगा, ठीक है। लिटरली ताने थी उसने, मैंने करना है, उसने किया, चंद महीने काम दिखाया, आज माशाल्लाह होगा 1.5-2 लाख अर्न कर रहा होगा एक टेलीकॉम कंपनी में। लेकिन उसी का मजाक उड़ाने वाले लोग जो छोटा काम नहीं कर सकते थे वो बैठे हैं, वो छोटा काम ही तलाश कर रहे, वो नहीं मिल रहा। अपनी डिग्री को ना अपनी नाक मत बनाना। अगर आपकी डिग्री आपको कोई काम करने से रोक रही है ना, तो फिर सॉरी टू से उस डिग्री को आग लगा के फेंक दो। ये तो मैंने बड़ा आसान रास्ता है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। डोंट डू दिस। डिग्री को इस चीज़ में ना आने दें। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से छोटा स्टार्ट करें, 600 से स्टार्ट करें, 6,000 से स्टार्ट करें। वो सफ़र फिर उसका तो मज़ा ही अलग है ना, जब आप कहते हो मेरी पहली तनख्वाह 600 थी या मैं 60,000 कमाता हूँ। लेकिन डायरेक्ट 60,000 की सीढ़ी नहीं चलती। छत पे जाना है तो सीढ़ी लोगे ना, या कौन नहीं छलांग मारूंगी क्योंकि मैं तो ब्रांड हूँ, ठीक है। तो मेरी ब्रांड वाली बात को ठीक है, कुछ चीज़ें तक सीरियसली, बट स्टार्ट स्मॉल करना पड़ता है और करना पड़ेगा। एक सवाल मुझे अंदाजा हुआ है कि आप लोगों की बातों से कि एक ये करियर से रिलेटेड सवाल कम थे और पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा थे कि पढ़ना कैसे या क्या है। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो एक सेशन में स्पेसिफिकली इस चीज़ पे करूँगा कि पढ़ा कैसे जाए, पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए और सीखने के अमल को कैसे सीखा जाए। तो इंशाल्लाह आई डू दैट सून। अब वो फिर इंशाल्लाह आपको काम हो जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? नो? सर क्वेश्चन ये है कि जब हम पढ़ने में बैठ जाए तो जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमारा शौक बढ़ता जाता है, तो किसी काम की वजह से कोई ऐसा ब्रेक आ जाता है जो हमारा पढ़ाई वो बिल्कुल रुक जाता है, तो उसको फिर वही शौक को फिर बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चला जाता है तो और हमारा टाइम भी ज़ाया होता जाता है तो इसके बारे में। हाँ, कभी कभार होता है कि आपने एक चीज़ का फ्लो स्टार्ट कर दिया, वो उस चीज़ का फ्लो टूट गया, अब वो दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन वो दिल करने का एक छोटा सा तरीका है, कह लो बस 2 मिनट के लिए करना है, इसके बाद बंद कर दूंगा। 2 मिनट के लिए तो खुद को आप 2 घंटे के लिए खुद को कन्विंस नहीं कर सकते कि यार पढ़ना है, दिल नहीं कर रहा और 2 घंटे का वक्त भी नहीं है। 2 मिनट के लिए खुद को कन्विंस कर लो कि बस 2 मिनट पढ़ना है। आप यकीन करें जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लोगे ना 2 मिनट के लिए, तो वो 2 मिनट कैसे 20 मिनट और 2 घंटों में कन्वर्ट होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। जस्ट नीड टू स्टार्ट दैट। और उसके लिए खुद को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना, खुद से एक वादा करना, बस 2 मिनट तसल्ली देनी, जैसे माँ बाप देते हैं। तो 2 मिनट के लिए खोल तो लो ना, वो सफ़े पलटाने में आपके 5-10 मिनट गुजर जाएंगे, वो इंटरेस्ट दोबारा डेवलप होने लग जाएगा। बस एक कसम खा लो कि 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, लेकिन रोज़ पढ़ूंगा। जैसे हम नमाज में पाबंद हो जाते ना, कायम हो जाते, ट्रेन छूटे, कुछ छूटे, बस ये 3 रकात फ़र्ज तो मगरिब के पढ़ने या असर के 4 रकात फ़र्ज तो पढ़ने ही पढ़ने, सुन्नत पढ़ूँ ना पढ़ूँ। आप इस तरह से एक फैसला कर लें कि इस वक्त के ऊपर बस ये 2 मिनट के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। और टाइम मैनेजमेंट के बस एक सिंपल सा असूल मैं आपको बताऊं तो एक लफ्ज़ में क्या होगा, 2 जुमलों में, हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए और हर चीज़ अपने वक्त पे होनी चाहिए। तो बस आप ये डेडिकेट कर लें कि मेरी ज़िंदगी में असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त है वो पढ़ाई का, हर चीज़ का वक्त हो गया और फिर हर चीज़ अपने वक्त पर। एमरजेंसीज आ जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन जो पढ़ाई का वक्त है, किसी तूफान की सूरत में अगर मसला आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये पढ़ाई का वक्त पढ़ाई का। घर में बता दें, जो धनिया मंगवाने उससे पहले मंगवा लो। दोस्तों को बोल दें
जो तकलीफ है इसके बाद कर लो, मोबाइल को साइलेंट कर लें, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें। एंड पढ़ाई के लिए इनफैक्ट मेरा तो मैंने आज जाकर अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल किया। आई डिडंट हैव फेसबुक इन माय मोबाइल। फेसबुक मेरी कई सालों से मतलब ये सिलसिला चल रहा है कि मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, लेकिन जब मुझे लगे ना कि अब मैं फेसबुक कंट्रोल नहीं करता, फेसबुक मुझे कंट्रोल करे मेरा टाइम नहीं, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस है उनसे थोड़ा सा बचना है। स्टार्ट डूइंग इट, आपको फर्क नजर आएगा। और मेरी नज़र में 1 घंटा पढ़ाई के लिए ज़रूरत नहीं होती। आप यकीन करें मैं बहुत ही नाअहल किस्म का इंसान रहा हूँ अपनी सारी तालीमी करियर में। मैं तो खुद ट्यूशन पढ़ा रहा होता था, ये कर रहा होता था। मेरा ज़्यादा ये होता था कि मैं दिन में ना इम्तिहान से सिर्फ 3 महीने पहले दिन में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ता था। मैं आपको सच बता, बस ये था, मुझे पता था पढ़ना क्या है। पास्ट पेपर मैंने पहले दिन से ले लिए होते थे, मुझे पता था कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक स्टेज ऐसा भी आया कि पास पेपर्स के बगैर भी पढ़ने लग गया, क्योंकि पास पेपर्स पर फिर आप स्ट्रेस तो नहीं करते, लेकिन बस आदत बना दी टास्क असाइन करने की। दिस हेल्प्स। पढ़ाई पे इंशाल्लाह फिर किसी और दिन सेशन करेंगे, उसमें हम तफसील में जाएंगे। करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी तो प्लीज, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। नो, चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट।